अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर एक क्राइम स्टोरी सुनते हैं जिसके मुसन्निफ हैं हस्साम भट्ट। तो आइए शुरू करते हैं। स्कूल की छुट्टी होने में चंद मिनट बाकी थे। फौजिया अपनी वाइट बिट्स में बैठी बंद स्क्रीन के पार स्कूल के गेट को देख रही थी। उसका 10 साला अकलौता बेटा नोमी इसी स्कूल में पढ़ता था। ये शहर का एक महंगा प्राइवेट स्कूल था और फौजिया खुद ही नोमी को पिक एंड ड्रॉप कर दिया करती थी। गेट खुला और स्कूल के अंदर से बच्चों का एक सैले आबसा उमड़ता हुआ आया। बच्चे छुट्टी के वक्त जिस रवैये का मुजाहरा करते हैं, इसे देखकर तो यही महसूस होता है कि स्कूल इनके लिए किसी जेल से कम नहीं। जल्द ही फौजिया को नोमी की सूरत नज़र आ गई। वो बैग उठाए तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। फौजिया ने पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोल दिया। नोमी ने बैग उतारा और गर्दन झुकाकर इसे गाड़ी की अकबी नशिस्त पर फेंक दिया। फिर पैसेंजर सीट पर पराएजमान होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फौजिया ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ाते हुए बोली, जानू, आज का दिन कैसा रहा? बहुत उम्दा मम्मा। बदतमीज़ बच्चे ने फिर कोई हरकत तो नहीं की? नहीं मम्मा, नोमी ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। जब से आपने प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की है, वो भी एकदम सुधर गया है। गुड। फौजिया ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए बोली। ऐसे ही लोगों के लिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाला मुहावरा ईजाद किया गया था। हर क्लास में एक न एक ऐसा शरंगेज बच्चा ज़रूर होता है जो अपनी हरकतों से दूसरों का नाक में दम किए रखता है। ऐसे कमीने बच्चे बातों से या नसीहतों से काबू नहीं आते। इनके खिलाफ कमांडो एक्शन लेना ही पड़ता है। अब ठीक कहती हैं मम्मा, नोमी तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस खबीस ने मुझसे पहले और भी कई लड़कों को तंग कर रखा था, लेकिन किसी ने उसका हाथ रोकने की कोशिश नहीं की और वो शेर हो गया। आपने प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करके बहुत अच्छा किया है। दूसरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। अब अगर वो किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो स्कूल से बाहर जाएगा। फौजिया ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जानू, मेरी एक बात जहन में नक्श कर लो। किसी भी बुराई को या तो पहले ही कदम पर रोका जा सकता है या फिर कभी नहीं रोका जा सकता। वो अपने डैडी का नाम लेकर हम सब पर बहुत रौब जमाया करता था, नोमी ने कहा। इसका डैडी कोई सियासतदान है और सुना है इसकी बहुत चलती है। आप इन फजूल बातों पर ध्यान नहीं दिया करो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, फौजिया ने गहरी संजीदगी से कहा। जी मम्मा, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर कदरे सहमे हुए लहजे में पूछा, इसके डैडी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे ना? मसलन? फौजिया ने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। एक लड़का बता रहा था कि इसके सियासतदान डैडी ने बहुत सारे गुंडे भी पाल रखे हैं। नोमी ने बदतमीज़ बच्चे के हवाले से बताया। ये लोग कोई ऐसी वैसी हरकत तो कर सकते हैं ना? कुछ नहीं होगा जानू, वो मजबूती से बोली। अव्वल तो मुझे यकीन है कि वो बच्चा अपने डैडी को इस बारे में कुछ बताएगा ही नहीं, और अगर वो ऐसा करता भी है तो ये बहुत मामूली सा इशू है। इसके डैडी इस पर कोई सख्त एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच सकते। और फिर आपके मम्मा पापा हैं ना, हम आप पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। बी रिलैक्स जानू। मम्मा, क्या पापा मुझसे नाराज़ हैं? इसने मासूमियत से पूछा। नहीं। फौजिया ने हैरत से नोमी की तरफ देखा। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? 2-3 दिन से वो ठीक तरह मुझसे बात जो नहीं कर रहे, उसने बताया। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी बात पर मुझसे खफा हों। ऐसी कोई बात नहीं है जानू, फौजिया जल्दी से बोली। आपको कोई गलतफहमी हुई है। पापा कभी आपसे नाराज़ नहीं हो सकते। हाँ, एक बात है, और वो ये कि पिछले 2-3 दिन से मैं भी इन्हें खासा उलझा हुआ महसूस कर रही हूँ। अब पता नहीं ये काम का दबाव है या कुछ और। एक काम करते हैं। कौन सा काम मम्मा? नोमी ने पूछा। आज जुमा है, कल और परसों आपकी छुट्टी है, फौजिया वजाहत करते हुए बोली। इसलिए आप रात देर तक जाग सकते हो। आज रात को जब आपके पापा घर आएँ तो हम इन्हें घेर कर बैठ जाएंगे, और जब तक वो अपनी परेशानी या उलझन हमें नहीं बताएंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये ठीक है, नोमी खुश होते हुए बोला। मैं इसे सिक्योरिटी गार्ड की भी जिद करूँगा। आपको पता है ना पिछली रात क्या हुआ था?
गुज़िश्ता रात निस्फ शब के करीब नामालूम अफराद इनके बंगले के गेट पर गोलियां बरसाकर तारीकी में गायब हो गए थे। इस फायरिंग का सबब किसी की भी समझ में नहीं आया था। नोमी का इशारा इस वाक़ये की जानिब था। इन माँ बेटे के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। फौजिया की गाड़ी अब गुंजान इलाके से निकलकर मज़ाफ़ात की जानिब बढ़ रही थी। पहले वो शहर के मरकज़ी हिस्से में रहते थे, लेकिन पिछले 2 साल में उन्होंने शहर से बाहर एक पुरसुकून इलाके में बंगला बना लिया था। ये बहुत उम्दा रिहायशी मंसूबा था, लेकिन अभी ये पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। इस प्रोजेक्ट के 25% हिस्से पर अभी तामीराती काम जारी था। मम्मा, राइट वाली रोड पर आ गई, नोमी ने दिलचस्प नज़रों से विंड स्क्रीन के पार देखते हुए कहा। नोमी ने इस सड़क को राइट वाली रोड यानी झूला दिलाने वाली सड़क का नाम दे रखा था। वजह ये थी कि इस रोड का कुछ हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ था। लगभग 200 गज सड़क पर छोटे बड़े हर साइज़ के गड्ढे मौजूद थे और गंदे पानी के जोहर भी जगह जगह बहते नज़र आ रहे थे। ये वाटर बोर्ड, केडीए और केएमसी की मुश्तरका कोशिशों के सम्राट थे कि रोड के इस हिस्से पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को ज्यों की त्यों रफ्तार पर लाना पड़ता था, ताकि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर किसी राइड के हिचकोलों का मज़ा ले सकें। फौजिया ने सड़क के इस मुतासिरा हिस्से पर पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। गोया हिचकोले भरे सफ़र का आगाज़ हो गया। यहाँ से इनकी रिहाइश सिर्फ आधा किलोमीटर के फासले पर थी, लिहाजा वो लोग इस इत्मीनान के साथ ये लम्हाती अज़ियत बर्दाश्त कर लेते थे कि इसके बाद घर पहुँच जाना था। अभी फौजिया की गाड़ी सड़क के मुतासिरा हिस्से के बस्ती में पहुँची थी कि फ़ज़ा धमाके की आवाज़ से गूंज उठी। इन्हें ऐसा ही महसूस हुआ था कि ये धमाका गाड़ी के अंदर हुआ है, लेकिन जल्द ही फौजिया समझ गई कि धमाके की वो आवाज़ गाड़ी के बाहर से आई थी। धमाके के साथ ही गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी थी। रफ्तार तो इसकी पहले ही कम थी, लिहाजा चंद झटके खाने के बाद गाड़ी रुक गई। नोमी ने सरासीमा नज़र से फौजिया को देखा और पूछा, मम्मा क्या हुआ? परेशानी वाली कोई बात नहीं जानू, वो बेटे को तसल्ली देते हुए बोली। मेरे ख्याल में गाड़ी का टायर फट गया है। तो क्या गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकेगी? मैं नीचे उतर कर चेक करती हूँ, फौजिया ने कहा। अगर गाड़ी ड्राइविंग के काबिल नहीं भी रही तो कोई मसला नहीं, हम गाड़ी को यहीं छोड़ देंगे और टहलते हुए 15-20 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। ओके मम्मा, आप गाड़ी का टायर चेक करें, नोमी ने इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए कहा। फौजिया ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गई। सामने वाले दोनों टायर सलामत थे। वो घूमकर गाड़ी की अगली सिमत में पहुंच गई और तभी उसकी नज़र एक फ्लैट टायर पर पड़ी। मज़कूरा टायर बुरी तरह फटकर ग्राउंड हो चुका था। वो झुककर मुतासिरा टायर का जायज़ा लेने लगी, लेकिन फौजिया की ये कोशिश कामयाब न हो सकी। अगले ही लम्हे अकब से एक मजबूत हाथ उसके मुंह पर आया और फिर वहीं जमकर रह गया। इस हाथ के मालिक को फौजिया देख नहीं सकी थी। मज़कूरा हाथ में कोई रुमाल नुमा चीज़ दबी हुई थी और इसी रुमाल की मदद से इस शख्स ने फौजिया की नाक और मुंह को बड़ी मजबूती से दबा रखा था। रुमाल के अंदर से स्पिरिट जैसी केमिकल की तेज़ बू खारिज हो रही थी। फौजिया को ये समझने में कोई दिक्कत पेश न आई कि वो क्लोरोफार्म में बसा हुआ रुमाल था, जिसकी मदद से इसे बेहोश करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद वो कुछ सोचने के काबिल ना रही। उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। आखिरी आवाज़ जो उसकी समाज से टकराई वो इसके बेटे नोमान की तशवीश भरी आवाज़ थी। वो बड़े दहशतनाक अंदाज में चिल्लाया था, मम्मा। पेशेवराना ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है और अगर पेशा डॉक्टरी का हो तो फिर समझो सर खुजाने की फुर्सत ही नहीं। एक काबिल डॉक्टर घर, क्लिनिक और अस्पताल के बीच पिंग पोंग बना रहता है। डॉक्टर जामी भी एक काबिल डॉक्टर था। जमालुद्दीन उर्फ जामी ENT स्पेशलिस्ट था। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वो एक मारूफ प्राइवेट अस्पताल में बैठता था, फिर वो घर चला जाता। लंच और थोड़े रेस्ट के बाद वो अपने क्लिनिक की जानिब रवाना हो जाता। इसका क्लिनिक शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक का था। ताहम आखिरी मरीज़ को निपटाते हुए
12 बज ही जाया करते थे। डॉक्टर जामी के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। ज़िंदगी अमनो आश्ती से बसर हो रही थी। वो अपनी मुख्तसर सी फैमिली के साथ बेहद खुश था। इज्जत, दौलत, शोहरत, सेहत सब इसे मैसर था। लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ से इसकी जमी जमाई ज़िंदगी में अचानक तलातुम आ गया था और इस इंतशार का आगाज़ डॉक्टर सिकंदर वाले वाक़ये से हुआ था। डॉक्टर सिकंदर जनरल फिजिशियन था और डॉक्टर जामी से इसकी गहरी दोस्ती थी। डॉक्टर सिकंदर बहुत ही तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर था। वो हर 2-3 माह के बाद किसी न किसी मेडिकल सेमिनार में यूरोप या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा मदऊ रहता था। साल में 8-10 मरतबा गैर मुल्की दौरा लाजमी था। वो अक्सर अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ ले जाया करता था। सबके पासपोर्ट पर लातादाद वीज़े स्टम्प हो चुके थे और कोई ना कोई वीज़ा वेल्ड भी रहता था। डॉक्टर सिकंदर को 1 करोड़ की पर्ची आई तो वो परेशान हो गया। पर्ची भेजने वालों ने उसके हवाले से मुकम्मल रेकी कर रखी थी। इस पर्ची के साथ एक यकसतरी पैगाम भी दर्ज था। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 1 करोड़ कैश का बंदोबस्त कर लो और वो भी 1000 वाले नोटों की शक्ल में। नोट इस्तेमाल शुदा होने चाहिए और अगर पुलिस से रब्ता किया तो नताइज की जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। हम हवालात और हथकड़ी से डरने वाले नहीं हैं। डॉक्टर सिकंदर ने डॉक्टर जामी को सूरत हाल से आगाह किया क्योंकि वो जामी को अपना सबसे ज़्यादा मुखलिस और हमदर्द दोस्त समझता था। पूरी बात सुनने के बाद जामी ने कहा, इस शहर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। यहाँ पर भत्ता माफिया, टारगेट किलिंग और किडनैपिंग ने जीना हराम कर दिया है। पर्ची में पुलिस से रब्ता करने से सख्ती से मना किया गया है। वैसे मेरा ख्याल है इसका कोई फ़ायदा भी नहीं। आप ठीक कहते हैं जामी। डॉक्टर सिकंदर ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैं ऐसे बहुत से अफराद को जानता हूँ जिन्होंने पुलिस से मदद लेने की कोशिश की और फिर बुरी तरह से मारे गए। मुझे तो लगता है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, पुलिस भी इन जुर्म पेशा अफराद के साथ मिली हुई है। 1-2 वाक़यात तो ऐसे भी हुए हैं कि पर्ची हासिल करने वाले शख्स और पुलिस के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो पर्ची भेजने वाले तक मिनोअन पहुंच गई। लिहाजा जामी, मैं पुलिस के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि आपने पर्ची भेजने वाले का मुतालबा पूरा करने का फ़ैसला कर लिया है। डॉक्टर जामी ने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। 1 करोड़ कैश, वो भी इस्तेमाल शुदा 1000 वाले नोटों की शक्ल में। वो उलझनज़दा अंदाज में बोला 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना कोई आसान काम तो है नहीं, और सच्ची बात तो यह है कि मेरे पास इतनी रकम है भी नहीं। फिर डॉक्टर जामी ने पूछा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर सिकंदर मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप जो आइडिया देंगे इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। मुझ पर एतमाद करने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जामी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे जहन में एक आइडिया है। अगर आपने इस पर अमल किया तो इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मैं अमल करूँगा, आप बताएं तो, वो फर्माबरदारी से बोला। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। डॉक्टर जामी ने संजीदगी से कहा। कैसी शर्त? डॉक्टर सिकंदर ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जामी ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टर सिकंदर, आइंदा 24 घंटे तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर किसके दिमाग का इस्तेमाल करूँगा? वो उलझनज़दा लहजे में पूछने लगे। मैं आपको जो हिदायत दूंगा आप इस पर अमल करेंगे। मंजूर? डन। डॉक्टर सिकंदर ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये 24 घंटे अभी से शुरू होते हैं, डॉक्टर जामी ने कहा और फिर पूछा, आपके पास पर्ची भेजने वाले का कॉन्टैक्ट नंबर है? नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से जब इसका दिल चाहता है रब्ता करता है। वो हर मर्तबा नए नंबर से फ़ोन करता है। मैं इसे कॉल नहीं कर सकता, डॉक्टर सिकंदर ने बताया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आप लोगों के पासपोर्ट पर किसी मुल्क के वीज़े लगे हुए हैं? जी, यूरोप के 2-3 मुल्कों में हम बआसानी जा सकते हैं। गुड।
डॉक्टर जामी ने इत्मीनान की सांस खारिज की और फिर पूछा, क्या ये मुमकिन है कि आप आज रात की किसी फ़्लाइट से यूरोप रवाना हो जाएं? बिल्कुल मुमकिन है, डॉक्टर सिकंदर ने जवाब दिया। मैं अभी अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके मालूमात हासिल करता हूँ। आइंदा 10 मिनट में ट्रैवल एजेंट ने डॉक्टर सिकंदर को बताया कि लेट नाइट की एक फ़्लाइट में वो 4 टिकट बुक कर सकता है। डॉक्टर सिकंदर की फैमिली में कुल 4 अफरादी थे, यानी डॉक्टर सिकंदर, इसकी बीवी और 2 बच्चे। अब क्या करना है? डॉक्टर सिकंदर ने पूछा। अब टिकट बुक करवा लें, डॉक्टर जामी ने कहा, लेकिन टिकट लेने आप अपने एजेंट के पास नहीं जाएंगे। इसकी ज़रूरत पेश भी नहीं आएगी, डॉक्टर सिकंदर ने बताया। मेरा ट्रैवल एजेंट बुकिंग के बाद मखसूस कोड मुझे दे देगा। जब हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां टिकट तैयार रखे होंगे। ओके, डॉक्टर जामी ने कहा और फिर पूछा, क्या भाभी और बच्चों को इस बच्ची वाले मामले का इल्म है? नहीं, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच है। गुड, डॉक्टर जामी ने कहा, जब तक तैयारा टेक ऑफ नहीं कर जाता आपने भाभी को कुछ नहीं बताना। ठीक है, मैं आपकी हिदायत पर अमल करूँगा, डॉक्टर सिकंदर ने कहा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने ट्रैवल एजेंट को कंफर्म कर दूँ? श्योर, डॉक्टर जामी ने कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर सिकंदर और उसकी फैमिली के लिए एक गैर मुल्की एयरलाइन में जर्मनी के लिए 4 टिकट कंफर्म हो गए और उनका नंबर भी आ गया। PNR नंबर एयरपोर्ट पर दिखाने के बाद इनके टिकट मिल जाते। शुक्र है, एक मरहला तो तय हो गया, डॉक्टर सिकंदर ने एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज की। इसी लम्हे पर्ची भेजने वाले की कॉल आ गई। डॉक्टर सिकंदर ने कहा, वही कॉल कर रहा है, आप कॉल अटेंड करें और इसे कहें कि आप रकम का बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं, डॉक्टर जामी ने सलाह दी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर सिकंदर ने कॉल रिसीव की और फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, फ़ोन अटेंड करने में इतनी देर क्यों लगी? दूसरी जानिब से कुसीले लहजे में पूछा गया। वो मैं वॉशरूम में था, सिकंदर ने कहा। वॉशरूम में ज़्यादा देर न लगाया करो, टेकमाना अंदाज में कहा गया, वरना तुम्हारी तशरीफ़ पर इतनी गोलियां मारूंगा कि वॉशरूम जाने के काबिल ही नहीं रहोगे। जी, मैं ज़्यादा देर अब नहीं लगाऊंगा, डॉक्टर सिकंदर ने किसी मामूल के मानिंद कहा। कल दोपहर 2 बजे 24 घंटे की मुद्दत पूरी हो जाएगी। दूसरी जानिब से बोलने वाले ने कहा, क्या तुमने रकम का बंदोबस्त कर लिया? अभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इंतज़ाम कर लूँगा, डॉक्टर सिकंदर ने कहा। अपने एक दोस्त के सामने हाथ फैला रहा हूँ। मेरे अपने पास तो 10-15 लाख से ज़्यादा नहीं थे, इसी तरह मांग तांग कर ही जमा करूँगा ना। तुम जिन जिन के सामने हाथ फैला रहे हो, इन्हें अपनी ज़रूरत की नौयत के बारे में तो कुछ नहीं बताया? दूसरी तरफ बोलने वाले के सवाल में कुरैत थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाबाश, सराहने वाले अंदाज में कहा गया। और पुलिस के पास जाने का ख्याल तो नहीं आया ना? नहीं, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ कि पुलिस से रब्ता नहीं करूँगा, डॉक्टर सिकंदर ने ठोस अंदाज में कहा। ठीक है, अब मैं कल सुबह तुमसे रब्ता करूँगा, इस शख्स ने बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा। कोशिश करना कल दोपहर तक पैसों का बंदोबस्त हो जाए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। आप बेफिक्र रहो, रकम का बंदोबस्त हो जाएगा, सिकंदर ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। यह मेरा वादा है कि कल का सूरज ग़ुरूब होने से पहले मैं 1 करोड़ रुपए आपके हवाले कर दूँगा। शाबाश, और कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, इस शख्स ने धमकी आमेज़ लहजे में कहा। मेरा एक आदमी मुसलसल तुम्हारी निगरानी कर रहा है, इधर तुमने कुछ गड़बड़ की, उधर तुम्हारी बीवी बच्चों की लाशें गिरेंगी। इससे पहले कि डॉक्टर सिकंदर जवाब में कुछ कहता, दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। डॉक्टर जामी ने कहा, ये अच्छी बात है कि ये खबीस कल सुबह से पहले आपको फ़ोन नहीं करेगा और उस वक्त तक आप अपनी फैमिली के साथ कम से कम एशिया की हुदूद से बाहर निकल चुके होंगे। हाँ, ये तो है, लेकिन इसने अपना एक बंदा मेरी निगरानी पर मामूर कर रखा है, सिकंदर ने एक इम्कानी बात करते हुए कहा। कहीं इस बंदे को हमारे मंसूबे की खबर तो नहीं हो जाएगी? आपने अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मिनोअन मेरी हिदायत पर अमल किया तो इस निगरानी करने वाले बंदे को जुल देना
कुछ मुश्किल नहीं होगा। डॉक्टर जामी ने कहा, वैसे मुझे शक है कि इसने आपको अपने दबाव में रखने के लिए इस निगरान बंदे की बात की है। मुझे लगता है कि इस बंदे का कोई वजूद नहीं। बहरहाल वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर जुमला मुकम्मल करते हुए बोला, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब मुझे क्या करना है? डॉक्टर सिकंदर ने पूछा। बैंक बंद होने में अभी 1 घंटा बाकी है, डॉक्टर जामी ने कहा, और ये 1 घंटा आप कम से कम 4-5 मुख्तलिफ बैंकों के विजिट में गुजारेंगे। हर बैंक में आप 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद किसी दूसरे बैंक का रुख करेंगे। आपकी सरगर्मी से ये तासुर उभरेगा कि आप बड़ी शद्दोमत से रकम का बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं। अगर कोई बंदा वाक़ईतन आपकी निगरानी कर रहा है तो इसकी रिपोर्ट आपके हक़ में जाएगी। पर्ची भेजने वाला ये देखकर मुतमईन हो जाएगा कि आप इसकी हिदायत के मुताबिक रकम का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। आप ठीक कहते हैं, डॉक्टर सिकंदर ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। और अब इस मंसूबे का सबसे नाजुक मरहला, डॉक्टर जामी ने अपने दोस्त की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपके अपार्टमेंट पर कई मरतबा गया हूँ। माशाल्लाह बहुत ही लग्जरी और महफूज बिल्डिंग है, जिसमें आमदो रफ्त के लिए 2 तरफा रास्ता है। एक तरफ बड़ा गेट है जिसमें से गाड़ी समेत अंदर आ जा सकते हैं, जबकि दूसरी साइड वाला रास्ता सिर्फ पैदल आने जाने के लिए है। मुझे ये भी मालूम है कि भाभी रोज़ाना बच्चों के साथ शाम में पार्क भी जाती हैं, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग के नज़दीक ही है, और मज़कूरा पार्क के सामने एक चेन डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, जिसके दरवाजे आगे पीछे 2 सड़कों पर खुलते हैं। एम आई राइट डॉक्टर सिकंदर? एब्सोल्युटली राइट, डॉक्टर सिकंदर ने जवाब दिया। लगता है कि आपने मेरे घर के बैरूनी माहौल पर पीएचडी कर रखा है। अब करना ये है कि, डॉक्टर जामी इसके तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए बोला, आप थके हारे उस वक्त घर पहुँचेंगे जिस वक्त भाभी और बच्चे पार्क में होंगे। आपस में मामूल अपनी गाड़ी इसकी मखसूस जगह पर पार्क करके घर जाएंगे। घर में मौजूद तमाम नकदी और अपना और बच्चों बीवी के पासपोर्ट्स और सेवरात को किसी शॉपिंग बैग में भरेंगे और बड़े एतमाद से पैदल चलते हुए साइड गेट से बाहर निकल आएंगे। फिर बिल्डिंग के अकबी हिस्से से कोई रिक्शा टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो जाएंगे। रास्ते में कहीं आप थोड़ी देर रुककर एक सफरी बैग भी खरीद लेंगे और घर से निकलते वक्त आप बिजली के तमाम स्विच ऑफ कर देंगे, जैसा कि आप तवील छुट्टियों पर जाने से पहले करते हैं। घर को मुकम्मल लॉक होना चाहिए। ऐसा करने में आपको कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आएगी? नहीं, मेरे पास घर की चाबियों का एक सेट मौजूद रहता है। मैं ये काम बड़ी आसानी से कर लूँगा, डॉक्टर सिकंदर ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मैं तो एयरपोर्ट पहुँच गया, मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा? भाभी और बच्चे मगरिब की अजान के वक्त पार्क से निकलते हैं, डॉक्टर जामी ने कहा। आप एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में भाभी को फ़ोन करके डिपार्टमेंटल स्टोर की कॉफ़ी शॉप में आने को कहेंगे। चाहे वो कोई भी बहाना करना पड़े, आप इन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर में बुलाएंगे। ये मैं कर लूँगा, डॉक्टर सिकंदर ने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर ये कि डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचकर भाभी आपको फ़ोन करेंगी कि आप कहाँ हैं। वो फ़ोन ना भी करें तो आप इन्हें फ़ोन करके बताएंगे कि आप स्टोर के अकबी दरवाजे से बाहर निकलें और जहां डॉक्टर जामी अपनी गाड़ी में मौजूद होगा, आप भाभी से कहेंगे कि वो डॉक्टर जामी की गाड़ी में बैठकर आपके पास पहुंच जाएं। भाभी एक औरत हैं, यकीनन वो आपसे बहुत सारे सवालात करेंगी। आपको इन्हें कुछ भी कहकर टाल देना है। गाड़ी में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए मैं खुद इन्हें हकीकत से आगाह कर दूंगा। पहले मैंने यही सोचा था कि भाभी को तैयारी की परवाज़ के बाद सूरत हाल से आशना किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खुसूसन इस सिचुएशन में इतनी देर तक सब्र नहीं कर सकेंगी। गुड प्लान, डॉक्टर सिकंदर ने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन ये वक्त तो आपके क्लिनिक का होगा। मैं एक दिन क्लिनिक नहीं जाऊंगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, डॉक्टर जामी ने दोस्ताना अंदाज में कहा। डॉक्टर सिकंदर ने फर्रते जज्बात से मगलूब होकर डॉक्टर जामी को गले लगा लिया। मज़ीद थोड़ी देर तक इनके दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर डॉक्टर सिकंदर अपने मिशन पर रवाना हो गया। सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत बखैर खूबी अंजाम पा गया और इस रात डॉक्टर सिकंदर अपनी फैमिली के हमरा बाहिफाजत जर्मनी की जानिब परवाज़ कर गया। इस वाक़ये के 3 रोज़ बाद डॉक्टर जामी के सेल फ़ोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। दूसरी जानिब बोलने वाले ने पूछा,
हेलो, डॉक्टर जामी हो? हाँ, मैं डॉक्टर जामी बात कर रहा हूँ, इसने जवाब दिया और फिर सवाल किया, तुम कौन हो? मैं जो कोई भी हूँ ना, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, वो कुर्राहट आमेज लहजे में बोला, क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें जब जानता ही नहीं तो फिर दुश्मनी कैसे करूँगा? डॉक्टर जामी ने बेसारी से कहा। तुम मुझे नहीं जानते, मगर डॉक्टर सिकंदर को तो जानते हो ना? डॉक्टर सिकंदर? डॉक्टर जामी ने चौंकते हुए लहजे में दोहराया। क्या हुआ डॉक्टर सिकंदर को? ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश नहीं करो डॉक्टर, वो खूंखार लहजे में बोला। तुम्हारी प्लानिंग से डॉक्टर सिकंदर मुल्क से फरार हुआ है। मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन ये मैंने पता चला लिया है कि इसके फरार में तुम्हारे शैतानी दिमाग का हाथ है। तुम खामखा ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो, डॉक्टर जामी ने सख्त लहजे में कहा। क्या सबूत है तुम्हारे पास इन बातों का? डॉक्टर, हम लोग तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क बहुत मजबूत है, इसने सनसनाते हुए लहजे में कहा। हमें किसी बात का शक नहीं होता, बल्कि यकीन होता है। आई बात समझ में? अच्छा, तो तुम वही शख्स हो जिसने डॉक्टर सिकंदर को 1 करोड़ की पर्ची भेजी थी। शाबाश, लगता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, दूसरी जानिब बोलने वाले ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। डॉक्टर सिकंदर के सेल फोन पर जामी ने इस शख्स की गुफ्तगू सुनी थी जिसने डॉक्टर सिकंदर को 1 करोड़ की पर्ची भेजी थी। उस शख्स की आवाज़ इस शख्स से काफ़ी मुख्तलिफ थी। जामी ये सोचकर मुतमईन हो गया कि इस किस्म के मुजरिम अकेले काम नहीं करते, मुमकिन है कि ये शख्स भी इसी गिरोह से ताल्लुक़ रखता हो। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? डॉक्टर जामी ने मजबूत लहजे में इस्तफसार किया। क्या चाहते हो तुम? तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? डॉक्टर जामी ने मजबूत लहजे में इस्तफसार किया। क्या चाहते हो तुम? तुमने मुझे 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है, इस शख्स ने कहा। सीधी सी बात है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा नुकसान पूरा कर दो। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, डॉक्टर जामी ने कतरे कमज़ोर आवाज़ में कहा। प्लीज़ अब मुझे फ़ोन नहीं करना, वरना तुम क्या कर लोगे? वो अजीब से लहजे में बोला। पुलिस के पास जाओगे या डॉक्टर सिकंदर की तरह मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करोगे? लेकिन याद रखो कि तुम ये दोनों काम नहीं कर सकोगे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह छानबीन कर ली है। तुम फिलफौर मुल्क से बाहर जाने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते, और जैसे ही तुमने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की, मुझे पता चल जाएगा और फिर तुम्हारे बीवी बच्चे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाएंगे। वो लोग मुकम्मल तौर पर मेरी निगरानी में हैं। मैंने अपने 3 मुस्तैद मुसल्लह आदमियों को उनकी एक एक जुम्बिश नोट करने पर मजबूर कर रखा है। यकीन ना हो तो कोई चालाकी करके देख लो, मैंने जो कहा है वो करके भी दिखा दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? डॉक्टर जामी स्विच होकर बोला। बताया तो है, तुम मेरा नुकसान पूरा कर दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, इस शख्स ने कहा। इसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग। मैं 1 करोड़ कहाँ से लाऊं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है, डॉक्टर जामी ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई, दूसरी जानिब बोलने वाले ने दो टोक अंदाज में कहा। और मैं कोई जालिम इंसान नहीं हूँ, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक ही मुतालबा कर रहा हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ 50 लाख चाहिए, और वो भी 3 दिन में। 50 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है, डॉक्टर जामी ने कहा। मगर तुम्हारे बीवी बच्चों की जान से ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, वो सफाकी से बोला। मेरी बात सुनो, डॉक्टर जामी इज़्तिरारी लहजे में बोला। दूसरी जानिब से रिसीवर रख दिया गया था और डॉक्टर हेलो हेलो करता रह गया। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत ने डॉक्टर जामी का दर्द देख लिया था। डॉक्टर सिकंदर वाला वाक़या उसने सिर्फ अपनी बीवी के साथ शेयर किया था और उसे अपनी बीवी पर बहुत भरोसा था। उसने ये बात आगे नहीं बढ़ाई होगी। डॉक्टर जामी का एक ही ऐसा दोस्त था जिसके साथ वो ये नाजुक मामला डिस्कस कर सकता था, और वो था डॉक्टर सिकंदर, जो इस वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ जर्मनी में बैठा था। डॉक्टर जामी के जी में आई कि वो इस सूरत हाल से अपनी बीवी को आगाह करते, लेकिन ये सोचकर वो खामोश रहा कि ये सब सुनकर बीवी परेशान हो जाएगी। वो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता था, वो इन्हें किसी तकलीफ़ किसी दुख में नहीं देख सकता था, लिहाजा चुपचाप ये अजियत सह रहा था। हर रोज़ इस शख्स का फ़ोन आता और वह डॉक्टर को याद दिलाता कि एक दिन कम हो गया है,
गुज़िश्ता रोज़ 3 दिन की मुद्दत पूरी हो गई थी और इस बंदे का फ़ोन भी नहीं आया था। डॉक्टर ने सुख की सांस ली कि मुसीबत टल गई। ये सुख की सांस देर पर साबित न हुई। आज दोपहर 2 बजे इसने अस्पताल से ऑफ किया और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब रवाना हुआ तो इसकी मनहूस कॉल आ गई। हेलो डॉक्टर, कैसे हो? उसने चहकती हुई आवाज़ में पूछा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर अभी तक रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका, डॉक्टर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारा ये राग मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूँ। इसके लहजे की चहक मफकूद हो गई। अब वहाँ दरिंदगी झलक रही थी। तुम्हें सुनाने के लिए एक राग मेरे पास भी है। ज़रा गाड़ी को साइड पर तो रोको। गाड़ी को रोक दूँ मगर क्यों? डॉक्टर जामी ने उलझनज़दा लहजे में कहा। डॉक्टर, मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँ, वो दुरुस्ती से बोला। मैं तुम्हें जो राग सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारे हाथ पांव कांप उठेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी हादसे के नतीजे में मौत के मुंह में चले जाओ। अगर तुम मर गए तो मेरे 50 लाख कौन देगा? डॉक्टर जामी ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और कहा, हाँ बोलो। अगले ही लम्हे इसकी समाज से नोमी की आवाज़ टकराई। पापा ये बहुत सालिम लोग हैं। इन्होंने मम्मा को बेहोश करके सड़क पर फेंक दिया और मुझे अगवा करके यहाँ ले आए हैं। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं सबसे निपट लूँगा, जामी ने तसल्ली भरे लहजे में कहा। बताओ तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं? राइट वाली रोड पर, नोमी ने बताया। पहले इन लोगों ने गोली मारकर हमारी गाड़ी का टायर फाड़ा, फिर जब मम्मा टायर चेक करने गाड़ी से बाहर गईं तो इन्होंने मम्मा को बेहोश कर दिया और मुझे। नोमी की आवाज़ मुनक़ता हो गई। डॉक्टर जामी तड़प कर रह गया। तुमने अब तक 50 लाख का बंदोबस्त करने के सिलसिले में जो भी कोशिशें की वो सब बेकार गईं, इस शख्स ने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन आज के बाद तुम्हारी हर कोशिश असली और खालिस होगी और मुझे यकीन है कि अगले 2 दिन में तुम इस रकम का इंतज़ाम कर लोगे। देखो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर की आवाज़ में रशाद दर आया। वो मेरे पास महफूज है और उस वक्त तक महफूज रहेगा जब तक तुम मेरी हिदायत पर अमल करते रहोगे। अगवाकार ने दो टोक अंदाज में कहा। अब तुम घर जाओ और अपनी बीवी को संभालो, बाकी बातें रात में होंगी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। फौजिया आरामदेह बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर जामी इसे रास्ते में अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया था। घर पहुंचते ही डॉक्टर ने इसे फौरी तिब्बी इमदाद दे दी थी, जिससे इसकी तबीयत बहाल हो गई थी। अब वो मुकम्मल होशो आवाज़ में थी। इसने गुरूगीर आवाज़ में अपने शौहर को सारी कहानी सुनाई और आखिर में कहा, जामी, हमें फ़ौरन पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दे देनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, जामी ने कतईयत से कहा। पुलिस को इस मामले में मुलविस करना ठीक नहीं। इससे नोमी की जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन कुछ पता तो चले, वो लोग हमारे नोमी को कहाँ ले गए हैं। फौजिया रुहासी हो गई। सब पता चल चुका है फौजिया, वो अपनी बीवी का हाथ दबाते हुए बोला। वो इसके बेड के नज़दीक एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। क्या पता चला है? कुछ मुझे भी तो बताएं, वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। ये वही लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर सिकंदर को 1 करोड़ की पर्ची भेजी थी, डॉक्टर जामी ने वजाहत करते हुए कहा। डॉक्टर जामी ने वजाहत करते हुए बताया, उन्हें किसी तरह ये पता चल गया था कि मैंने चालाकी से काम लेकर डॉक्टर सिकंदर को मुल्क से फरार कराया है। अब ये अपना नुकसान मुझसे पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए मुझसे 50 लाख रुपए का मुतालबा किया था। मुतालबा किया था? क्या मतलब? फौजिया ने सवालिया नज़र से शौहर की जानिब देखा। जामी ने अब तक की रुदात फौजिया को सुना दी। तो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी? वो शिकायत भरी नज़र से अपने शौहर को देखते हुए बोली। आप 3 दिन से उलझे हुए और चुप चुप से थे। मैं तो ये समझ रही थी कि आपके साथ कोई परेशानी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि परेशानी की नोयत क्या है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, जामी ने बताया, इसलिए खामोश रहकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में नोमी और मैंने प्रोग्राम बनाया था कि आज रात जब आप क्लिनिक से घर आएंगे तो हम आपको घेर कर बैठ जाएंगे। फौजिया ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा, ताकि पता तो चले कि आपकी परेशानी का सबब क्या है। लेकिन
उसकी आंखें डबडबा आईं। नौमी पता नहीं किस हाल में होगा। वो ठीक है, जामी ने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा। थोड़ी देर पहले अगवाकारों ने नौमी से मेरी बात करवाई थी। ओह, और मेरा जानू रो तो नहीं रहा था? फौजिया जज्बाती हो गई। बिल्कुल नहीं, वो एक बहादुर बच्चा है, जामी ने कहा। मैंने इसे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द मैं अगवाकारों को रकम अदा करके इसे छुड़ा लूँगा। मगर 50 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? फौजिया ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। एक बात का बहुत सोच समझकर जवाब दें, डॉक्टर जामी ने गहरी संजीदगी से कहा। मैं इस मसले पर बहुत उलझा हुआ हूँ। कौन सी बात जामी? फौजिया ने पूछा। डॉक्टर सिकंदर वाली बात, 1 करोड़ की पर्ची वाली बात। मैंने सिर्फ आपसे शेयर की थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात अगवाकारों तक कैसे पहुंच गई। तो क्या आप समझ रहे हैं कि मैंने अगवाकारों को बताया होगा कि डॉक्टर सिकंदर आपके आइडिया पर अमल करके फरार होने में कामयाब हुआ था? फौजिया ने अजीब से लहजे में इस्तफसार किया। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं समझ रहा, डॉक्टर जामी ने कतई लहजे में कहा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं आपने ये मामला किसी और से तो डिस्कस नहीं किया? बिल्कुल नहीं, फौजिया ने सादा से लहजे में जवाब दिया। ओके, जामी उठते हुए बोला। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हम नौमी से मिलने जा रहे हैं? बेसख्ता फौजिया के मुंह से निकला। नौमी से मिलने का बंदोबस्त करने, डॉक्टर ने बदस्तूर संजीदा लहजे में जवाब दिया। आज जुमा है, इसके बाद हफ्ता और इतवार बैंक बंद रहेंगे। मैं देखता हूँ कि मेरे अकाउंट्स में कितनी रकम है। मैं आपको घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आप भी मेरे साथ बैंक चलें। ठीक है, वो बिस्तर से उठते हुए बोली। इसी लम्हे फौजिया के सेल फोन की घंटी बज उठी। फौजिया ने सेल के डायल पर निगाह डाली और कहा, सुंदर का फ़ोन है, मुख्तसर बात करें या टाल दें? जामी ने पूरा सा मुँह बनाते हुए कहा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सुंदर का असल नाम जमशेद अली था, ताहम दोस्त सुंदर के नाम से मशहूर था। वो एक दराज कामत दुबला पतला शख्स था जिसने खासी सेहतमंद मूछें पाल रखी थीं। सुंदर फौजिया का छोटा भाई था। वो फौजिया से 5 साल छोटा था। इसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। सुंदर बहुत ही बातूनी किस्म का शख्स था। वो हर वक्त अपना कोई ना कोई मंसूबा बयान करता रहता था। डॉक्टर जामी अपने अकलौते साले को सख्त नापसंद करता था और ये बात फौजिया के इल्म में भी थी। हाँ सुंदर, फौजिया ने कॉल रिसीव करने के बाद कहा। मैं इस वक्त ज़रा बिज़ी हूँ, तुम बाद में फ़ोन करना। ठीक है आपा, मैं रात को कॉल करूँगा, सुंदर ने कहा। कॉल क्या करूँगा, बल्कि मैं तो आपसे मिलने ही आ रहा हूँ। रात का खाना मैं आप लोगों के साथ ही खाऊँगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़, फौजिया ने जल्दी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सुंदर की कॉल का सुनते ही डॉक्टर जामी बेडरूम से निकल गया था। वो सुंदर के नाम से भी चिढ़ता था, बस फौजिया का भाई होने के नाते वो सुंदर को बर्दाश्त कर लेता था, वरना अगर उसके बस में होता तो वो सुंदर की शक्ल भी न देखता। 1 घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टर जामी अपने 3 अकाउंट्स में से 10 लाख रुपए निकलवाने में कामयाब हो गया। वापसी के सफ़र के दौरान में उसने अपने कंपाउंडर को फ़ोन करके बताया कि वह आज क्लिनिक नहीं आ सकेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कंपाउंडर ने कहा। मैं पुराने पेशेंट्स को दवा रिपीट करवा दूंगा। गुड, डॉक्टर ने कहा। और हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए फ़ोन पर किसी की बात करवाने की कोशिश नहीं करना। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, कंपाउंडर ने जल्दी से कहा। वो घर पहुँचे तो डॉक्टर जामी के फ़ोन की घंटी बज उठी। नंबर अनजान था। उसका ध्यान फ़ौरन अगवाकार की तरफ चला गया। डॉक्टर ने फौजिया को भी अपने पास बुला लिया और कॉल रिसीव कर ली, फिर स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, डॉक्टर ने मोतदल अंदाज में कहा। खूब बैंकों की सैर करके आए हो डॉक्टर। दूसरी जानिब वही अगवाकार था। देख लो, मैंने तुम पर कितनी गहरी नज़र रखी हुई है। हाँ ये तो है, डॉक्टर ने कहा। तुम बहुत होशियार आदमी हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो, वो तंजिया लहजे में बोला। तुमने जिस तरह मेरे शिकार को इस मुल्क से फरार करवाया है, इससे तुम्हारी होशियारी का मुझे अंदाज़ा हो गया है। बस ये बात जहन में रखना कि होशियार को किसी होशियारी से कभी होशियारी नहीं करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, डॉक्टर ने जल्दी से कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम धोखा देने की पोजीशन में हो भी नहीं डॉक्टर,
वो बड़े भोंडे अंदाज में हंसा। तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ इस वक्त मेरे कब्जे में है। सुनो, जामी ने जल्दी से कहा, नोमी की माँ का बहुत बुरा हाल है, ज़रा नोमी की से बात करा दो। ज़रूर बात कराऊंगा, लेकिन पहले बताओ कि बैंक यात्रा से कितनी रकम जमा हुई है। 10 लाख रुपए, डॉक्टर जामी ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बताया। ओ, इससे क्या होगा? वो मायूसी से बोला, बाकी 40 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? तुम जानते हो कल और परसों बैंक बंद होंगे। जामी ने कहा, तुम्हें टाइम में थोड़ी गुंजाइश पैदा करना होगी। कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती, वो दो टोक लहजे में बोला। तुम्हारे पास इतवार दोपहर तक का वक्त है, बस तुम जेवर बेचो, गाड़ियाँ बेचो, घर बेचो, खुद को बेच डालो या भीख मांगो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हाल में इतवार की दोपहर तक पूरे 50 लाख रुपए चाहिए, 1000 वाले इस्तेमाल शुदा करेंसी नोटों की शक्ल में। लम्हे भर को तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर तहकमान अंदाज में बोला, लो बच्चे से बात करो। अगले ही लम्हे सेल फोन के स्पीकर पर नोमी की आवाज़ उभरी, हेलो मम्मा, हेलो पापा। जानू, जानू कैसे हो? फौजिया ने ममता भरे अंदाज में कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं मम्मा, नोमी ने कहा और फिर पूछा, मम्मा आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मेरे लाल, फौजिया ने भराई हुई आवाज़ में कहा। आपने खाना खा लिया? जी मम्मा, थोड़ा सा खाया है, बाकी आपके साथ खाऊंगा। आप फिक्र नहीं करो जान, फौजिया ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। आपके पापा कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत जल्द आपको आज़ाद करा लेंगे। दूसरी जानिब से नोमी का जवाब नहीं आया। इसकी जगह अगवाकारों की आवाज़ सुनाई दी। वो डॉक्टर जामी से मुखातिब था। डॉक्टर, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। अब तुम भी अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, डॉक्टर ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। ओके, बाद में फ़ोन करूँगा, ये कहकर अगवाकार ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, मेरा जानू जिंदा सलामत है, फौजिया ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। नोमी की आवाज़ सुनकर और इससे बात कर कर फौजिया को काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई थी। ताहम नोमी की गैर हाज़िरी ने माँ बाप का दिल खून कर रखा था। ये खाली घर और इसके दरो दीवार इन्हें काटने को तोड़ रहे थे। जामी मर्द था, इसमें फौजिया की निस्बत कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी। वो अपने दुख का खुलकर इजहार नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके दिल पर क्या बीत रही थी ये वही जानता था। हमारा जानू हमेशा सलामती रहेगा, जामी ने पुरवसूख अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपने क्या प्लान किया है? फौजिया ने पूछा। 10 लाख कैश का तो बंदोबस्त हो गया, बाकी 40 लाख कहाँ से आएंगे? मेरे ख्याल में फौरी तौर पर तो यही हो सकता है कि हम दोनों गाड़ियाँ फ़रोख्त कर दें, डॉक्टर जामी ने कहा। अगर फिर भी रकम पूरी ना हुई तो तुम्हारे ज़ेवरात भी फ़रोख्त कर देंगे। दोनों गाड़ियाँ कितने में चली जाएंगी? फौजिया ने पूछा। विट्स की जो कंडीशन है इसके मुताबिक वो 12 लाख में जाना चाहिए और सिविक 18 लाख से कम में नहीं जाना चाहिए, जामी ने कहा। ये कुल मिलाकर 30 लाख हो जाएंगे और 10 हमारे पास हैं, ये हो गए 40 लाख, फौजिया ने कहा। 10 लाख का फ़र्क बाकी है, ये फ़र्क जेवर बेचकर पूरा किया जा सकता है, जामी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। और मैंने गाड़ियों की जो कीमत लगाई है ज़रूरी नहीं वो हमें मिल भी जाए। सुंदर आ रहा है, मैं इससे बात करती हूँ, फौजिया ने जल्दी से कहा। कई कार डीलर इसके जानने वाले हैं, वो हमें गाड़ियों की अच्छी कीमत दिलवा देगा। वो क्यों आ रहा है? डॉक्टर ने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जब हम बैंक के लिए निकल रहे थे तो इसका फ़ोन आया था, फौजिया ने वजाहत करते हुए कहा। मैं जल्दी में थी इसलिए इससे बात नहीं कर सकी थी। वो कह रहा था कि रात में आएगा और खाना हमारे साथ ही खाएगा। यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है और आपके सुंदर भाई साहब डिनर उड़ाने आ रहे हैं, डॉक्टर जामी ने तंजिया लहजे में कहा। और सिर्फ कार डीलर्स पर ही क्या मौकूफ़, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिससे इसकी जान पहचान नहीं? जामी, इस बेचारे को क्या मालूम कि हम इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं। वो डिनर उड़ाने नहीं हमसे मिलने आ रहा है, फौजिया ने सुंदर की हिमायत करते हुए कहा। आपने कभी सुंदर की किसी बात को अहमियत नहीं दी, जबकि वो आपका बहुत एहतराम करता है। मैं इसका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि वो मेरा एहतराम करता है, डॉक्टर ने तीखे लहजे में कहा।
बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं इसकी बात को अहमियत नहीं देता, तो इसकी हज़ारों लाखों बातों में एक बात भी काबिल तवज्जो नहीं होती। काबिल अहमियत होना तो बहुत दूर की बात है। बस आपने तय कर लिया है कि सुंदर की मुखालफत ही करना है। फौजिया ने खफगी आमेज लहजे में कहा। आपको तो इसके नाम पर भी सख्त एतराज़ है, और इस एतराज़ का सबब भी है। जामी ने कहा, वालिदैन ने अच्छा खासा इसका नाम जमशेद अली रखा था और इसने हिंदुआना नाम सुंदर रख लिया। आपको पता है, लेजेंड दिलीप कुमार भी एक मुसलमान है, फौजिया ने कहा। उसने भी अपना नाम हिंदुआना रखा हुआ था। जी हाँ, मुझे पता है। डॉक्टर जामी ने इस बात में गर्दन हिलाई। वो सब कुछ नज़रिया ज़रूरत के तहत थे, और आप अपने सुंदर वीर को दिलीप कुमार के साथ मिलाकर बहुत ज़्यादती कर रही हैं। आपको मेरे भाई में कोई अच्छी बात भी नज़र आती है? फौजिया ने खफगी आमेज लहजे में पूछा। मामला अच्छी और बुरी बात का नहीं है फौजिया, जामी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मुझे इन लोगों से सख्त चिढ़ है जिनका कोई लाइन ऑफ एक्शन, कोई मकसद हयात नहीं होता, और आपके सुंदर वीर ऐसे ही अफराद में से एक हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। सुंदर साहब ने सबसे पहले तो अपना नाम तब्दील किया, फिर इन्हें एहसास हुआ कि इनके अंदर एक काबिल डॉक्टर छुपा बैठा है। लिहाजा मैट्रिक में बमुश्किल पास होने के बाद किसी एजेंट को पैसे खिलाकर इंटर साइंस प्री मेडिकल में दाखिला ले लिया। एफएससी में बार बार फेल होने के बाद इन्हें पता चला कि इनकी तो असल लाइन इंजीनियरिंग है, मगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाली इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि मोटर मैकेनिक वाली। चुनांचे वो कई साल तक मुख्तलिफ गैराज में अपने दिन रात और हाथ मुंह काले करते रहे। फिर अचानक इन पर इंकशाफ हुआ कि इन्हें तो बिजनेस करना चाहिए। पार्टी डेकोरेशन एंड टेंट सर्विस, शादी हाल की कैटरिंग, घी तेल की एजेंसी से लेकर प्रॉपर्टी एजेंट, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार के ठेले और स्टॉल्स, अंदरूनी सिंध से अनाज और कुर्बानी के जानवर लाकर कराची में बेचना, पंजाब से मुख्तलिफ किस्म के कपड़े लाकर इन्हें कराची में फ़रोख्त करना तक सब धंधे उन्होंने करके देख लिए हैं। पिछले दिनों वो प्राइस बॉन्ड के आंकड़े बेच रहे थे, और आजकल सुना है कि वो किसी कार डीलर के पास बैठ रहे हैं। कहने को तो वो बहुत कुछ हैं, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ आपके सुंदर वीर हैं। इंशाअल्लाह मेरा भाई अगले इलेक्शन में खड़ा भी होगा, जामी की तवील बात के जवाब में फौजिया ने कहा। इसके अंदर कायदाना सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई हैं। इससे पहले कि डॉक्टर जामी कायदाना सलाहियतों पर कोई करारा जवाब देता, डोरबेल बज उठी। फौजिया ये कहते हुए बाहर की जानिब लपकी। लगता है कि सुंदर आ गया, प्लीज़ आप इसे अपने साथ अंगेज रखना, जामी ने कहा। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। फौजिया इस बात में गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ गई। गेट पर सुंदर ही था। उसने 3-4 थैले उठा रखे थे जिनमें मुख्तलिफ नौइयत के खाने भरे हुए थे। सुंदर की ये आदत थी कि वो बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं आता था। ख़ासतौर पर वो नोमी का पसंदीदा पिज़्ज़ा लाना कभी नहीं भूलता था। नोमी सुंदर के साथ काफ़ी खुला मिला हुआ था। डॉक्टर जामी अपने अकलौते साले के बारे में जो भी राय रखता हो, लेकिन ये सच है कि फौजिया और जामी के बीच सुंदर के मौजू पर थोड़ी देर पहले होने वाली गुफ्तगू ने नोमी की तरफ से इनका ध्यान वक्ती तौर पर हटा दिया था। फौजिया ने सुंदर को ड्राइंग रूम में बिठाया और खाने वाले थैले किचन में पहुंचाने के बाद वो इसके पास आ गई। सुंदर ने पूछा, आपा नोमी नज़र नहीं आ रहा, क्या कहीं गया हुआ है? नोमी को किसी की नज़र लग गई है, फौजिया ने भराई हुई आवाज़ में बताया। क्या क्या मतलब है? वो तशवीश भरे अंदाज में फौजिया को देखते हुए बोला। आपा आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, बताएं नोमी को क्या हुआ है? फौजिया के ज़ब्त के बंधन टूट गए। उसने गुलूगीर आवाज़ में सुंदर को नोमी के अक़वा की कहानी सुना दी। पूरी बात सुनने के बाद सुंदर ने पूछा, क्या दूल्हा भाई क्लिनिक गए हुए हैं? नहीं, वो अपने कमरे में लेटे हैं, फौजिया ने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ करते हुए बताया। 10 लाख हमने अरेंज कर लिए हैं, बाकी 40 लाख का बंदोबस्त कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा। सब हो जाएगा आपा, सुंदर उठकर खड़ा होते हुए बोला। मेरे होते हुए मेरी आपा की आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूल्हा भाई से मेरी बात करवाएं। तुम यहाँ बैठो, मैं इन्हें देख कर आती हूँ। सुंदर दोबारा सोफे पर बैठ गया
और फौजिया जामी के कमरे की जानिब बढ़ गई। डॉक्टर जामी बेड पर दराज ये सोच रहा था कि किसी को मशवरा देना कितना आसान काम है और ख़ुद अमल करना कितना मुश्किल। चंद रोज़ पहले डॉक्टर सिकंदर ऐसी ही सूरत हाल में फंसा हुआ था और जामी के मशवरे पर वो अपनी फैमिली को बाहिफाजत मुल्क से निकाल ले जाने में कामयाब हो गया था। लेकिन ख़ुद जामी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन दिनों सिचुएशन में एक फ़र्क अलबत्ता ज़रूर था और वो ये कि डॉक्टर सिकंदर के मामले में पर्ची भेजने वाले के हाथ में कुछ नहीं था, जबकि जामी के मामले में उसका लख्त जिगर नौमी अगवाकारों के कब्ज़े में था। डॉक्टर जामी नौमी की वापसी के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अगले रोज़ दोनों गाड़ियों को फ़रोख्त करने का मुसम्मम इरादा कर चुका था। दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर वो चौंका। थोड़ी देर में फौजिया उसके सामने खड़ी थी। उसने डॉक्टर जामी से कहा, सुंदर ड्राइंग रूम में बैठा आपका इंतज़ार कर रहा है, इसे यहीं ले आओ। जामी बेजारी से बोला और फिर पूछा, क्या आपने सुंदर को नौमी वाले मामले के बारे में बता दिया है? जी बता दिया है, फौजिया ने इस बात में जवाब दिया। सुंदर हमारा अपना है, वो नौमी से बहुत मोहब्बत करता है और इसने मुझे तसल्ली दी है कि सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए उसकी नालायकियों को भूल जाएं और उससे बात कर लें। ओके, आप उसे यहाँ बुला लें, जामी ने नीम रज़ामंदाना अंदाज में कहा। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी ही देर में सुंदर जामी के बेडरूम में था। सुंदर को देखकर जामी उठकर खड़ा हुआ और मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन सुंदर किसी और ही मूड में था। वो दोनों बाजू वाह करते हुए जामी की जानिब बढ़ा और बड़ा गर्म जोश मुआने का कट डाला। वो काफ़ी देर तक जामी की पीठ थपकता रहा और फिर शिकायत भरे लहजे में बोला, भाईजान आप मुझे अपना नहीं समझते और सच्ची कह रहा हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख और अफसोस है। आपा ने बताया कि आप पिछले 3-4 दिन से इस अज़ाब में मुब्तला हैं और मुझे बताया तक नहीं। बस ये मामला ही ऐसा था कि मैंने तुम्हारी आपा को भी कुछ नहीं बताया था, जामी ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मैं फौजिया को परेशान नहीं करना चाहता था। अपने आखिर किस लिए होते हैं? वो गहरी संजीदगी से बोला। ये ठीक है भाईजान कि मैं बहुत नालायक हूँ और मुझे ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि आप मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे अंदाज़ा है सुंदर, जामी ने मसलहत आमेज़ अंदाज में कहा, और ये भी तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुमसे चिढ़ता हूँ। असल में मेरा पेशा ही ऐसा है कि इसमें इंसान अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकाल सकता। आप अपनी आपा से पूछ लो, कभी कभी मैं इन लोगों के साथ भी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। आप लोग बातें करें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फौजिया उठते हुए बोली। आपा चाय खाने के बाद पियेंगे, सुंदर ने कहा। मैं अच्छा खासा खाना ले आया हूँ, मैं ज़रा भाईजान से बात कर लूँ, इसके बाद आप खाना गर्म करके लगा दीजिएगा। मेरा तो खाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, फौजिया ने बुझे हुए लहजे में कहा। जब तक नौमी घर नहीं आ जाता मेरे हलक से नवाला नहीं उतरेगा। नौमी से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपा, इसके बगैर ये घर सूना सूना सा लग रहा है, सुंदर ने उदास लहजे में कहा। लेकिन खाना पीना भी तो ज़रूरी है, अगर जिस्म में खुराक नहीं पहुँचेगी तो तवानाई हासिल नहीं होगी, और अगर बदन में तवानाई नहीं होगी तो हम हालात का मुकाबला करने के काबिल नहीं होंगे। लम्हे भर को तवक्को करने के बाद उसने जामी की तरफ देखा और पूछा, भाईजान आप तो डॉक्टर हैं, बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जामी को आज पहली मर्तबा महसूस हुआ कि सुंदर में अकल नाम की कोई चीज़ भी मौजूद है। सुंदर का ये रूप इससे पहले जामी ने कभी नहीं देखा था। इसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, मैं सुंदर की बात से इत्तफाक करता हूँ, हमें खाने का बाइकाट हरगिज़ नहीं करना चाहिए। फौजिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। आज पहली मर्तबा उसने जामी के मुंह से सुंदर के लिए तायदी कलमात सुने थे। ये सच है कि मुसीबत और परेशानी रिश्तों में हायल फासलों को मिटा देती है या कम कर देती है। भाईजान आपा ने मुझे मुख्तसरन इस परेशानी के बारे में बताया है, सुंदर जामी से मुखातिब होते हुए बोला। आपने 10 लाख का बंदोबस्त कर लिया है, 40 लाख मज़ीद चाहिए। इस सिलसिले में आपके जहन में कोई आइडिया है? मैं नकदी जो अरेंज कर सकता था वो कर लिया, डॉक्टर ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अब मेरे पास 2 गाड़ियाँ, तुम्हारी आपा के पास जेवरात हैं,
मैंने यही सोचा है कि कल इन चीज़ों को फ़रोख्त कर दूँगा। मैं कल शाम से पहले नोमी को वापस लाना चाहता हूँ। सुंदर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, भाईजान, आपने नोमी के अगवा का मामला किसी से शेयर तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, जामी ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मेरे और फौजिया के बाद तुम तीसरे शख्स हो जो नोमी के अगवा के बारे में जानते हो। यह आपने बहुत अच्छा किया कि इस मामले को फैलाया नहीं। सुंदर गहरी संजीदगी से बोला, यकीनन आपने पुलिस को भी इस वाक़े की इत्तला नहीं दी होगी। डॉक्टर जामी ने एक मरतबा फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। भाईजान, सच्ची बात बताऊं? सुंदर ने राज़दाराना अंदाज में कहा, मेरे पास पक्की इत्तलात हैं कि शहर में होने वाले अक्सर जुराइम में पुलिस मुलव्विस है। लिहाजा इनके पास जाने का मतलब यही है कि आप अपना केस ख़राब कर लेंगे। फिर आप अगवाकार के रहमो करम पर हैं कि वो मग़वी के साथ जो भी सलूक करें। 3-4 ऐसे अफराद को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने पुलिस से राब्ता किया और फिर वो और उनके मग़वी बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। इस हकीकत का मुझे भी एहसास है, जामी ने कहा। पुलिस की बेबसी और बेकसी सुबह शाम देखने को मिलती है। यही महसूस होता है कि पुलिस जुराइम पेशा अफराद के हाथों का खिलौना बनी हुई है। अल्लाह करे हमारा नोमी सही सलामत वापस लौट आए, फौजिया ने जज्बाती लहजे में कहा। आपा, आप परेशान न हो, नोमी को कुछ नहीं होगा, सुंदर ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। हम कोशिश कर रहे हैं ना, नोमी कल अपने घर पर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे सुंदर, बेसाख्ता फौजिया की ज़बान से निकला। सुंदर, तुम्हारी आपा बता रही थी कि आजकल तुम किसी कार डीलर के साथ बैठ रहे हो, जामी ने अपने साले को मुखातिब करते हुए पूछा। ज़रा इस कार डीलर से पूछकर बताओ कि मेरी दोनों गाड़ियाँ कितने में चली जाएंगी। भाईजान, मैं आपकी तसल्ली के लिए अभी अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी मालूमात ले लेता हूँ, सुंदर ने कहा। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप गाड़ियों को फ़रोख्त ना करें, यह आप लोगों की इंतहाई ज़रूरत है। हमारी सबसे अहम तरीन ज़रूरत इस वक्त नोमी की वापसी है, जामी ने गंभीर अंदाज में कहा। गाड़ियों का क्या है, ये तो दोबारा आ जाएंगी। और फिर लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद उसने एक बोझल सांस खारिज की और फिर कहा, फिर मेरे पास फौरी तौर पर इतनी बड़ी रकम हासिल करने का और कोई ज़रिया भी तो नहीं है। ये मेरा आखिरी ऑप्शन है। आप इस वक्त परेशान हैं भाईजान, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं, वरना मेरा तो ये मानना है कि कोई ऑप्शन आखिरी ऑप्शन नहीं होता। इंसान अगर कोशिश करे तो हर नाकामी के बाद उसे कोई ना कोई खुला दरवाज़ा नज़र आ ही जाता है। मेरा तजुर्बा तो यही है। बहरहाल मैं कार डीलर से मालूम करता हूँ। बात ख़त्म करके सुंदर अपने सेल फ़ोन के साथ मसरूफ़ हो गया और जामी हैरानी से ये सोचने लगा कि क्या ये वही सुंदर है जिसे वो अहमक, नालायक और नातजुर्बेकार समझता था। वो कोई फ़ैसला न कर सका कि वो पहले गलत था या अब वो खामखा सिचुएशन के ज़ेर असर सुंदर की बातों से मुतासिर हो रहा है। मैंने इस बार ज़िमनी इंतखाबात में एक सियासी पार्टी के लिए इतना काम किया है कि आइंदा इलेक्शन में वो नंबर मिलाने के दौरान में बोलता भी जा रहा था और इसी बोलचाल के बीच नंबर लग गया। हाँ सत्तार भाई, वो इलेक्शन वाले किस्से को अधूरा छोड़कर फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। सुंदर बात कर रहा हूँ, मुझे अपने भाई की 2 गाड़ियाँ निकालनी हैं, लेकिन कल दोपहर से पहले। ऐसी क्या इमरजेंसी है सुंदर? दूसरी तरफ से पूछा गया। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है, वो जल्दी से बोला। परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस अपने भाई को फौरी पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। गाड़ियाँ कौन सी हैं? सत्तार भाई ने पूछा। एक होंडा सिविक है और दूसरी टोयोटा विट्स है। मॉडल्स? सुंदर ने डॉक्टर जामी से पूछने के बाद सत्तार भाई को दोनों गाड़ियों के मॉडल्स भी बता दिए। सत्तार भाई ने सवाल किया, गाड़ियों की कंडीशन कैसी है? कंडीशन A1 है सत्तार भाई, सुंदर ने जवाब दिया। एक ही हाथ के इस्तेमाल में है। सिविक मेरे बहनोई के पास है और टोयोटा आपा के पास। ओके सुंदर, सत्तार भाई ने कहा। तुम्हारे बहनोई साहब की डिमांड क्या है? आप होल्ड करो, मैं इनसे पूछकर बताता हूँ। सुंदर ने सेल फोन के माइक पर हाथ रखा, फिर जामी की तरफ देखते हुए बोला, सत्तार भाई आपकी डिमांड पूछ रहे हैं। यार सुंदर,
जामी कदरे बेतकल्लुफ़ी से बोला, मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं। मेरे हिसाब से सिविक 18 लाख और विर्ट्ज़ 12 लाख से कम में नहीं जाना चाहिए। सत्तार भाई से बात करता हूँ और ये मैं आपको बता दूँ कि सत्तार भाई से ज़्यादा अच्छे रेट्स पूरी मार्केट में आपको कोई भी नहीं देगा, सुंदर ने कहा और फिर पूछा, वो जो विर्ट्ज़ का टायर फट गया था, इसकी क्या पोजीशन है? टायर खुद नहीं फटा था, बल्कि अगवाकारों ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक गाड़ी को रोकने के लिए सड़क के इस खराब हिस्से पर फायर करके गाड़ी का टायर बस्ट कर दिया था। जामी ने तीखे लहजे में कहा, एनी हाउ मैंने मैकेनिक को फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर में विर्ट्ज़ तब्दील शुदा टायर के साथ वहां पहुंच जाएगी। गुड। सुंदर फ़ोन के माइक पर से हाथ हटाते हुए सत्तार भाई से मुखातिब हुआ, मेरे बहनोई साहब सिविक के 18 और विर्ट्ज़ के 12 बता रहे हैं। सुंदर, अब दोनों गाड़ियां सुबह दुकान पर ले आओ, सत्तार भाई ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बहनोई की डिमांड के मुताबिक रेट्स मिल जाएं, लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा यह ख्याल है कि सिविक 16 और विर्ट्ज़ 10 में बासानी चली जाएंगी। चलें देखते हैं क्या होता है, सुंदर ने बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा। मैं सुबह गाड़ियाँ लेकर आता हूँ। एक बात जहन में रखना सुंदर, सत्तार भाई ने कहा, कल हफ्ता है और बैंक की छुट्टी है। अगर कल गाड़ियों की डील फाइनल हो भी जाती है तो पेमेंट पीर ही को हो सकेगी। तुमने बताया है ना कैश पेमेंट चाहिए? बिल्कुल कैश पेमेंट, सुंदर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और वो भी कल दोपहर से पहले। सॉरी सुंदर, सत्तार भाई ने माज़रत खाना अंदाज में कहा, तुम्हें तो पता है कि शहर में चोरी और डकैती की वारदातें किस कदर हो रही हैं। इतना बड़ा कैश अमाउंट कोई भी घर में नहीं रखता। मेरे हिसाब से तो ये मामला पीर पर ही जाएगा। ठीक है सत्तार भाई, मैं बाद में आपको फ़ोन करता हूँ। सत्तार भाई से गुफ्तगू करने के बाद सुंदर ने डॉक्टर जामी को सूरत हाल से आगाह किया। जामी सर पकड़कर बैठ गया। ओह, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, जामी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हम अपनी गाड़ियाँ सत्तार भाई को बेचें या किसी और पार्टी को, कैश पेमेंट का इशू तो मौजूद ही रहेगा। ये हफ्ते और इतवार को भी इसी वक्त आना था। भाईजान, हफ्ता और इतवार हर हफ्ते अपने वक्त पर ही आते हैं, सुंदर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब रिलैक्स हो जाएं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। आप इस मनूस अगवाकार से मंडे तक का टाइम लेने की कोशिश करें, फौजिया ने अपने शौहर से कहा। वो खबीस नहीं मानेगा, जामी ने टूटे हुए लहजे में कहा। वो इंसान नहीं कोई शैतान है, मैं इस सिलसिले में इसकी मिन्नत कर चुका हूँ। वो इतवार दोपहर के बाद 1 सेकंड की मोहलत भी देने को तैयार नहीं। मैं अगर चाहूँ तो, डॉक्टर की आवाज़ में कर्ब तर आया, अपने 8-10 जानने वाले साहिब सरबत अफराद से कुछ रकम उधार लेकर मजमूई तौर पर 40 लाख का बंदोबस्त कर सकता हूँ, लेकिन इनमें से अक्सर पलट कर मुझसे ये ज़रूर पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपको अचानक पैसों की क्या ज़रूरत पेश आ गई? और इनके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि मेरा बेटा अगवा हो गया है और तावान की रकम अदा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। इसी लम्हे डॉक्टर जामी के सेल फ़ोन की घंटी बज उठी। नौमी के अगवा के बाद जब भी जामी के फ़ोन पर कोई कॉल आती, वो यही समझता कि अगवाकार ने फ़ोन किया है। इंसान जिस किस्म की सिचुएशन में होता है, इसके दिल को इसी नोयत का धड़का लगा रहता है। एक जिंदा इंसान किसी भी सूरत अपनी नफ्सियात से पीछा नहीं छुड़ा सकता। हेलो, जामी ने एक आसूदा सांस खारिज करते हुए कॉल रिसीव कर ली। विर्ट्ज़ का क्या हुआ भाई? दूसरी जानिब मोटर मैकेनिक था। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैंने आपकी गाड़ी का टायर तब्दील कर दिया है और इस वक्त आपके गेट पर खड़ा हूँ। विर्ट्ज़ समीर। ओके, जामी ने कहा, बिल अभी चाहिए या? डॉक्टर साहब बिल की परवाह ना करें, जामी की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैकेनिक बोल उठा, आप गाड़ी अंदर लगवा लें, पैसे बाद में आ जाएंगे। पहली बार आपका काम थोड़ी किया है डॉक्टर साहब। जामी ने फौजिया से कहा कि वो विर्ट्ज़ घर के अंदर पार्क करवा ले। फौजिया बेडरूम से निकली तो सुंदर अपनी जगह से उठकर जामी के करीब जा बैठा, फिर उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, भाईजान ये ठीक है कि आप मुझे किसी काबिल नहीं समझते, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये खोटा सिक्का आज ज़रूर आपके काम आएगा।
मगर कैसे सुंदर? डॉक्टर जामी इन लम्हात में खासा जज्बाती हो रहा था। हम दोनों गाड़ियां बेच भी दें तो पीर से पहले रकम हमारे हाथ में नहीं आ सकती। बस तुम्हारी आपा का जेवर ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कैश पेमेंट हमें फ़ौरन मिल सकती है, लेकिन 8-10 लाख से मसला हल नहीं होगा। ये बात तुम भी समझ रहे हो। समझ रहा हूँ भाईजान, और ये भी हकीकत है कि अगर कल दोनों गाड़ियाँ सेल भी हो जाती हैं तो फौरी तौर पर इनकी पेमेंट नहीं मिल सकेगी। सुंदर ने फलसफियाना अंदाज में कहा, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो सुंदर? सुंदर के लहजे में इतनी गहराई थी कि जामी पूछे बिना न रह सका। मैं चाहता हूँ आपा का जेवर बिके और न ही दोनों गाड़ियाँ, सुंदर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और 40 लाख कैश भी हासिल हो जाएं। ये कैसे मुमकिन है सुंदर? जामी ने बेयकीनी से अपने अकलौते साले की तरफ देखा। ये मुमकिन है भाईजान, वो जामी का हाथ दबाते हुए बोला। आपको तरीक़ाकार से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो समझें काम हो जाएगा। तफसीलात क्या हैं? डॉक्टर जामी सीधा होकर बैठ गया। भाईजान, ये ठीक है कि मैंने ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने काम के बंदों के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर बनाए हैं, सुंदर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं वली भाई, 40 लाख क्या, वो खड़े खड़े 2-4 करोड़ कैश भी मुहैया कर सकते हैं। आप कहें तो हम इनके पास चलते हैं। मगर तुम्हारे वो वली भाई किस बुनियाद पर मुझे 40 लाख कैश दे देंगे? ये बात जामी की समझ में ठीक तरह से बैठ नहीं सकी थी, लिहाजा सवाल लाजमी बनता था। ये बुनियाद ही वो तरीक़ाकार है थोड़ी देर पहले मैंने जिसका जिक्र किया है, सुंदर वजाहत करते हुए बोला। वली भाई चीज़ों को गिरवी रखकर उधार देते हैं। तो मैं 40 लाख के बदले इनके पास क्या गिरवी रखवाऊँगा? जामी ने पूछा। 2 गाड़ियाँ, सुंदर ने जवाब दिया। गाड़ियों को फ़रोख्त करने से तो बेहतर है इन्हें गिरवी रखवाकर अपनी मतलूबा रकम हासिल कर ली जाए, और वैसे भी गाड़ियाँ बेचकर कौन सी हाथ के हाथ रकम मिल रही है हमें। आइडिया तो बुरा नहीं, जामी ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे वली भाई दोनों गाड़ियों को 40 लाख का मान भी लें? चलकर उनसे बात करते हैं, सुंदर ने कहा। घर बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। तुम वली भाई को फ़ोन करके मालूम करो ना यार, जामी ने चलकर कहा। वली भाई कारोबारी मामला रूबरू बैठकर ही करते हैं, सुंदर ने बताया। वैसे मैं इन्हें फ़ोन करके इतना बता देता हूँ कि मैं एक पार्टी को लेकर इनके पास आ रहा हूँ। 40-50 लाख कैश का मामला है। ठीक है, तुम इन्हें फ़ोन करो, हम अभी चलते हैं, जामी ने फैसला कुन लहजे में कहा। क्या हम गाड़ियाँ भी साथ ले चलें? जाहिर है गाड़ियाँ साथ नहीं होंगी तो फिर डील कैसे होगी, सुंदर ने कहा। ऐसा करते हैं कि हम पहले खाना खाते हैं फिर निकलते हैं, आपा को भी साथ ले चलेंगे, वरना ये घर में अकेली पड़ी खामखा परेशान होती रहेंगी। जामी ने ताइती अंदाज में गर्दन हिलाती। वो तीनों साहिल समंदर के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। ये रेस्टोरेंट रात गए तक खुला रहता था और अभी सिर्फ 10 ही बजे थे। सुंदर विड्स में और जामी और फौजिया सिविक में बैठकर वहां पहुंचे थे। दोनों गाड़ियां नीचे पार्किंग लॉट में खड़ी थीं। मज़कूरा रेस्टोरेंट एक शॉपिंग मॉल के 3rd फ्लोर पर वाक़ था। वो वली भाई की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। वली भाई वक्त का बहुत पाबंद साबित हुआ था। उसने 10:15 बजे आने को कहा था और ठीक 10:15 बजे ही वो रेस्टोरेंट में नमूदार हुआ था। वो भारी भरकम जिस्म का मालिक एक अधेड़ उम्र शख्स था। उसके पहनावे और अंदाज से सादगी झलकती थी। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो करोड़ों की कैश की डील करता होगा। सुंदर ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, वली भाई, ये मेरी आपा और बहनोई हैं। इन्हें अचानक एक भारी रकम की ज़रूरत पेश आ गई है। ये अपनी 2 गाड़ियाँ आपके पास रखवाकर 40 लाख उधार लेना चाहते हैं। वली भाई ने गंभीर अंदाज में कहा, वो गाड़ियाँ इस वक्त कहाँ हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि आया इनकी मालियत इतनी है कि जिसके बदले में आपको 40 लाख दे सकूँ। दोनों गाड़ियाँ नीचे पार्किंग में खड़ी हैं, जामी ने कहा। आप चाहें तो जाकर चेक कर लें। फिर इसने गाड़ी की चाबियाँ सुंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुंदर, तुम जाकर वली भाई को गाड़ियाँ चेक करवा दो। सुंदर वली भाई को लेकर इस रेस्टोरेंट से निकल गया।
मुझे तो नहीं लगता कि इस बंदे के पास इतने पैसे होंगे। फौजिया ने अपने दिल की बात कह दी। ये तो अपनी हालत से काफ़ी करीब लगता है। आजकल शहर के जो हालात हैं, इनमें हर पैसे वाले ने सादगी इख्तियार कर रखी है ताकि वो भत्ता माफिया और पर्ची माफिया की निगाहों में ना आ जाएं। डॉक्टर जामी ने कहा, ये तो हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों की मजबूरी और पेशे का तकाजा है कि अच्छे लिबास में मलबूस रहना पड़ता है। ज़रा सोच समझ कर डील कीजिएगा, फौजिया ने कहा। यह ना हो कि किसी चक्कर में फंसकर हमारी गाड़ियाँ भी हाथ से निकल जाएं। हम पहले ही नौमी की परेशानी में घिरे हुए हैं। हम नौमी वाली परेशानी से निकलने के लिए ही तो गाड़ियों को गिरवी रखने पर मजबूर हुए हैं, जामी ने कहा। और जहाँ तक सोच समझकर डील करने का मामला है तो यहाँ मैं अपनी अकल से नहीं बल्कि आपके सुंदर वीरा के मशवरे से आया हूँ। अब जो भी होगा वो सुंदर ही की मर्ज़ी से होगा। मेरा भाई बहुत समझदार है, फौजिया फ़ख्रिया लहजे में बोली। इन हालात में जब हमारे हाथ पांव फूले हुए थे, सुंदर ने इस मुसीबत से निजात का एक रास्ता तो निकाला। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, इंशाअल्लाह, डॉक्टर जामी ने कहा। इन मियाँ बीवी के बीच बातचीत का सिलसिला जारी ही था कि सुंदर वली भाई को लेकर वापस आया। तीनों मर्दों में एक बार फिर मीटिंग का आगाज़ हो गया। वली भाई ने जामी से मुखातिब होते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं मामलात का बहुत खरा हूँ, इसलिए बात दो टोक करता हूँ, लिहाजा बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है। मैं खरी बात करने वालों को बहुत पसंद करता हूँ, जामी ने कहा। आपको जो भी कहना है खुलकर कह सकते हैं। मेरे हिसाब से आपकी दोनों गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख की हैं, वली भाई ने कहा। मैं इन्हें अपने पास रखकर आपको 30 लाख कैश दे सकता हूँ। 30 लाख से काम नहीं चलेगा वली भाई, जामी ने उलझन सदा लहजे में कहा। हमारी ज़रूरत 40 लाख की है। तो आप 40 लाख ले लें, वली भाई ने कहा। 30 लाख दोनों गाड़ियों की मद में और 10 लाख दूसरी मद में। दूसरी मद में? मैं समझा नहीं, जामी ने सवालिया नज़र से वली भाई की तरफ देखा। सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, वली भाई वजाहत करते हुए बोला। ये मेरा कारोबार है जिसमें मैं अपने माली फ़ायदे पर नज़र रखता हूँ। आप चूँकि सुंदर के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपसे खुसूसी रियायत करूँगा। दूसरों को मैं जो रकम देता हूँ इस पर माहाना 10% मुनाफा लेता हूँ, आपसे सिर्फ 2% लूँगा। वो सूद की जगह लफ्ज़ मुनाफा इस्तेमाल कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, आपका मतलब है कि 10 लाख की रकम पर मुझे माहाना 20,000 रुपये आपको देना होंगे? आपका हिसाब बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहब, वली भाई इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और जब आप 10 लाख की ये रकम वापस करेंगे तो मैं ये मुनाफा लेना बंद कर दूँगा। सौदा बुरा नहीं था, लिहाजा जामी ने डन कर लिया। फिर पूछा, और गाड़ियों को गिरवी रखने के सिलसिले में आप इन 30 लाख पर क्या वसूल करेंगे? आप सुंदर के रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं 1 माह तक आपसे 1 पैसा नहीं लूँगा, वली भाई कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए बोले। 1 माह के बाद अगर आप 30 लाख वापस कर देंगे तो मैं आपकी गाड़ियाँ लौटा दूँगा। बसूरत दीगर आपके पास 2 रास्ते होंगे। कौन से 2 रास्ते वली भाई? जामी ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। नंबर 1, आप 1 माह के बाद इन गाड़ियों को भूल जाना, मैं इन्हें बेचकर अपने 30 लाख पूरे कर लूँगा। इस सौदे में मुझे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन परवाह नहीं है। वली भाई अपने दोस्तों की खातिर छोटे मोटे नुकसान बर्दाश्त करता ही रहता है, वली भाई वजाहत करते हुए बोला। नंबर 2, आप इन 30 लाख पर भी 2% मुनाफा देना शुरू कर देना। डॉक्टर ने फ़ौरन हिसाब लगाया। 30 लाख पर 2% मुनाफा 60,000 रुपये माहाना बनता था। गोया कुल रकम 40 लाख पर इसे 80,000 रुपये माहाना अदा करना होंगे, जो कि मुमकिन नहीं था। इस सूरत में असल रकम भी अपनी जगह मौजूद रहती। वली भाई, क्या ऐसा मुमकिन है कि गाड़ियों वाला मामला हम इसी वक्त फाइनल कर लें? जामी ने एक फैसले पर पहुंचने के बाद कहा, ये दोनों गाड़ियां अभी से आपकी हुई, इनके बदले आप मुझे 30 लाख देते हैं। अलबत्ता वो जो 10 लाख आप मुझे अलग से देंगे तो इन पर मैं आपको 2% मुनाफा यानी 20,000 रुपये माहाना आपको उस वक्त तक अदा करता रहूँगा जब तक आपके 10 लाख वापस नहीं कर देता। अब मैं क्या बोलूँ, आप सुंदर के साथ आए हो, वली भाई ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। मुझे मंजूर है, जामी ने दोनों गाड़ियों की चाबियां वली भाई की जानिब बढ़ाते हुए कहा। ये दोनों गाड़ियां अब आपकी हो गईं।
हफ्ता इतवार की छुट्टी है, पीर को आप गाड़ियाँ अपने नाम करवा लेना। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। अब ये बता दें कि आप मुझे 40 लाख कब और कैसे देंगे? वली भाई ने गाड़ियों की चाबियां वसूल करते हुए पूछा, आपको रकम कब चाहिए? आप चाहें तो मैं अभी 1 घंटे में डिलीवरी दे सकता हूँ। ठीक है, आप अभी दे दें, जामी ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। भाईजान, मेरी माँ ने तो रकम सुबह लें, सुंदर ने संजीदगी से कहा। इतनी बड़ी रकम को घर में रखना ठीक नहीं। आपको पता है आजकल चोरी और डकैती की कितनी वारदातें हो रही हैं। आपने पार्टी को कल दोपहर में पेमेंट करना है ना, तो वली भाई से सुबह रकम लें तो मुनासिब रहेगा। सुंदर ने एक माकूल बात की है। वली भाई ने डॉक्टर जामी की तरफ देखते हुए कहा, आप सुबह जितने बजे कहोगे मैं रकम आपके घर पहुंचा दूंगा। बस तो फिर ठीक है। डॉक्टर ने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की। वली भाई ने पूछा कि नोट किस मालियत के चाहिए? 1000 वाले मगर इस्तेमाल शुदा। डॉक्टर ने कहा, ओके, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। वली भाई ने कहा और फिर पूछा, आप लोग यहाँ से घर कैसे जाएंगे? ये कोई इशू नहीं, हम टैक्सी ले लेंगे। वो लोग रेस्टोरेंट से उठ गए। जब वो लिफ्ट में थे तो अचानक ही रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की आवाज़ गूंजी और इसके साथ ही पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज़ भी सुनाई दी। अल्लाह खैर करे, बेसाख्ता फौजिया के मुंह से निकला। अल्लाह तो खैर ही करता है बीबी, वली भाई ने फलसफियाना अंदाज में कहा, मगर इंसान को खैर रास नहीं आती, लिहाजा ये शर्अंगेज़ी के मामलात में मसरूफ़ रहता है। जब वो शॉपिंग मॉल से बाहर आए तो फायरिंग का सबब भी मालूम हो गया। एक लुटेरा साहिल समंदर पर लेडीज़ के पर्स छीनने की मज़मूम कार्रवाई में मसरूफ़ था कि करीब से गुजरती पुलिस मोबाइल की नज़र उस पर पड़ गई। पुलिस ने इस लुटेरे का ताक़ुब किया तो वो शॉपिंग मॉल की पार्किंग में घुस गया। पुलिस ने इस लुटेरे का ताक़ुब किया तो वो शॉपिंग मॉल की पार्किंग में घुस गया। पुलिस ने इसे रोकने के लिए हवाई फायरिंग की तो एक गोली कहीं से रिबाउंड होकर जामी वाली हुंडा सिविक की साइड स्क्रीन में जा लगी और वो शीशा चकनाचूर हो गया। अलगर्ज पुलिस मज़कूरा लुटेरे को पकड़ने में कामयाब हो गई थी। आपका तो बैठे बिठाए नुकसान हो गया वली भाई, डॉक्टर जामी ने सिविक की जानिब इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर साहब, फ़ायदा नुकसान कारोबार का हिस्सा है और एक मर्द सिर्फ अपनी ज़बान का पास करता है, फ़ायदे नुकसान को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। वली भाई अपने सेल फ़ोन पर एक नंबर पंच करते हुए बोला, ये डॉक्टरी का पेशा नहीं है जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। फिर इसने फ़ोन पर किसी को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन इस शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में पहुँचे। इसके बाद वो डॉक्टर की जानिब मुतवज्जा हुआ। डॉक्टर साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाओ, मेरा एक आदमी सुबह 9 बजे 40 लाख की रकम आपके घर पहुंचा देगा और आपसे इन दोनों गाड़ियों के मुकम्मल कागजात ले जाएगा। मैं सुंदर पर भरोसा करके कोई लिखत पढ़त नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है कि पहली डील हमारे दरमियान खुशगवार ताल्लुकात की बुनियाद रखेगी। इंशाअल्लाह ज़रूर, डॉक्टर जामी ने जल्दी से कहा। वो तीनों वली भाई को छोड़कर बजरिया टैक्सी घर आ गए। सुंदर ने वो रात वहीं पर गुजारने का फ़ैसला किया था। उसने फैसला कुन अंदाज में कहा, जब तक नोमी बखैर आफियत वापस नहीं आ जाता मैं इधर ही रहूँगा। पिछले 3-4 घंटों में सुंदर ने अपनी कारकर्दगी की बदौलत जामी के दिलो दिमाग में अच्छी खासी जगह बना ली थी, लिहाजा अब जामी को इससे किसी किस्म की चिढ़ महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि घर में सुंदर की मौजूदगी से इसे इत्मीनान और हौसला मिल रहा था। यार सुंदर, ये तुम्हारा वली भाई तो बड़ा अजीब आदमी है, जामी ने कहा। अजीब? क्या मतलब भाईजान? सुंदर ने सवालिया नज़र से अपने दूल्हा भाई की तरफ देखा। मतलब ये कि इस अल्लाह के बंदे ने बैठे बिठाए हमारा मसला हल कर दिया, जामी अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला। हमारे लिए तो ये रहमत का फरिश्ता साबित हुआ है। बस भाईजान, वली भाई ऐसा ही है, सुंदर ने कहा। आपने देखा पुलिस की फायरिंग से आपकी सिविक जो डैमेज हुई, इस पर वली भाई के माथे पर एक शिकन नहीं उभरी। इसने वो सारा नुकसान चुपचाप अपने खाते में डाल लिया। हाँ भाई, कमाल का बंदा है, डॉक्टर जामी ने सताइशी लहजे में कहा, एकदम ज़बान का पक्का। भाईजान, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करना बहुत ज़रूरी है और बदकिस्मती से मैं ऐसा नहीं कर सका, सुंदर ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। लेकिन मैंने ज़िंदगी में ताल्लुकात ज़रूर बनाए हैं, वली भाई इसकी एक जिंदा मिसाल है। सुंदर,
مجھے معاف کر دینا، میں آج تک تمہارے بارے میں غلط سوچتا رہا۔ جامی نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے اندر ایک عظیم انسان چھپا ہوا ہے۔ آج تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ بھائی جان، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ سندر بھی جذباتی ہو گیا۔ میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے بھانجے نومی کے لیے کر رہا ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ سندر، تم میرے ساتھ آؤ، فوزیہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تک تو تم اپنے دولہا بھائی کی نظر میں سندر ویرا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جذباتی باتوں کو سن کر یہ تمہیں ٹیٹو بنا دیں۔ سندر اٹھا اور فوزیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فوزیہ واپس جامی کے پاس آئی تو اس نے پوچھا، سندر کو کہاں چھوڑ آئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سندر رات کو دیر تک جاگنے کا عادی ہے، فوزیہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور بعض اوقات تو فجر کی اذانیں بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس بیٹھا رہتا تو آپ کو بھی پوری رات جاگنا پڑتا۔ اسے ٹی وی والے کمرے میں چھوڑ آئی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ کل کا دن بہت معرکۃ العریٰ ہے، لہٰذا آج کی رات آپ کا آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف میرا نہیں، آپ کا بھی، ڈاکٹر جامی نے کہا۔ ہم دونوں کو ایک بھرپور نیند لینا چاہیے۔ فوزیہ نے جامی کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، جامی، ہمارا نومی کل گھر آ جائے گا نا؟ اس نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ اللہ کے حکم سے نومی کل دوپہر میں ہماری نظروں کے سامنے اس گھر میں ہوگا، ڈاکٹر نے پروثوق انداز میں کہا۔ بس کل صبح ولی بھائی وقت پر پیسے پہنچا دیں۔ فوزیہ کے لہجے میں خدشات کی جھلک تھی۔ نومی کی واپسی اسی رقم سے بندھی ہوئی ہے جو ولی بھائی ہمیں دیں گے۔ آپ تمام اندیشوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں، ڈاکٹر جامی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ ڈاکٹر جامی اور فوزیہ حسب معمول اپنے وقت پر بیدار ہوئے تھے۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ساتھ تھے، مگر سندر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جامی نے فوزیہ سے پوچھا، سندر کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے، فوزیہ نے بتایا۔ اسے جگا دیتی، جامی نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرتا تو کتنا اچھا لگتا۔ وہ پتہ نہیں کب سویا ہوگا، فوزیہ نے کہا۔ اسے سونے دیں، جب اٹھے گا تو خود ہی ناشتہ کر لے گا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی صبح تھی جب نومی ان کے بیچ موجود نہیں تھا۔ نومی کے اندر ان دونوں کی جان تھی، گویا اغوا کار نے نومی کو چھین کر انہیں بے جان کر دیا تھا۔ وہ زندہ لاشیں بن کر رہ گئے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب وہ مکمل طور پر حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ان دونوں پر بھی کچھ ایسا ہی وقت آن پڑا تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اغوا کار کا فون آ گیا۔ جامی نے کال اٹینڈ کی۔ وہ ہر بار کسی نئے نمبر سے کال کرتا تھا جس سے اس کی چالاکی اور احتیاط پسندی جھلکتی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر، ناشتہ کر لیا؟ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ہمارا نومی کیسا ہے؟ جامی نے سیل کا اسپیکر آن کرتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا نومی؟ اس نے استہزائی انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نومی کی مما بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں ہاں، نومی سے ہماری بات کراؤ، جامی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس وقت نومی نہ تمہارا ہے اور نہ تمہاری بیوی کا، اغوا کار نے مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ وہ صرف اور صرف میرا ہے اور اس وقت تک میرا ہی رہے گا جب تک تم 50 لاکھ مجھ تک نہیں پہنچا دیتے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، رقم کا انتظام ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، ڈاکٹر نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کب تک رقم ہمارے حوالے کرو گے؟ آج دوپہر میں کسی بھی وقت، جامی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ رقم ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئی، وہ عیاری سے بولا، ورنہ تم کہتے۔ بتاؤ کہاں رقم پہنچاؤں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، رقم تھوڑی دیر میں میرے پاس پہنچ جائے گی، جامی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے رقم کہاں پہنچانا ہوگی اور نومی مجھے کہاں ملے گا؟ اتنا تیز نہیں بھاگو ڈاکٹر، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اگر منہ کے بل گرے تو بتی سی لگوانا پڑ جائے گی۔ جب رقم تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر بتا دوں گا آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھو، میں تمہاری ہر بات پر عمل کر رہا ہوں، جامی نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ تم بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور ہاں، آج دوپہر میں مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں ڈاکٹر، تمہیں تمہارا بیٹا صحیح سلامت واپس مل جائے گا، لیکن رقم وصول کرنے کے 15 منٹ بعد، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔
یہ 15 منٹ میں اپنے اطمینان کے لیے لے رہا ہوں تاکہ چیک کر سکوں کہ تم نے کوئی ہیرا پھیری تو نہیں کی۔ میں کسی قسم کی دغا بازی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جامی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میرے لیے نومی کی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ پھر ایک برانڈڈ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا نام لے کر اس نے پوچھا، تمہارے گھر کا مہینے بھر کا سودا اسی اسٹور سے آتا ہے نا؟ ہاں، مگر یہ بات تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ سوال نہیں، صرف جواب دو ڈاکٹر۔ میں تمہارا پیشنٹ نہیں بلکہ اس وقت تمہارا ماسٹر ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤ، اس اسٹور کے پرنٹڈ شاپنگ بیگز تو کچن میں ضرور رکھے ہوں گے۔ سیل فون کا اسپیکر آن تھا، لہٰذا یہ تمام تر گفتگو فوزیہ بھی سن رہی تھی۔ جامی نے سوالیہ نظروں سے فوزیہ کی طرف دیکھا تو اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، شاپنگ بیگز رکھے ہیں، جامی نے کہا۔ کیا کرنا ہے ان بیگز کا؟ فی الحال 2-3 بیگ الگ سنبھال کر رکھ لو، اس نے کہا۔ ان کا کرنا کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پلیز نومی سے ہماری بات کرا دو، جامی نے منت ریز لہجے میں کہا۔ اس سے دوری ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ ڈاکٹر کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے 3 مستعد مسلح بندے تم لوگوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ ہاں بتایا تھا، ڈاکٹر نے تائیدی انداز میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میرے بندوں نے مجھے بتایا ہے کہ کل رات سے تمہارے گھر میں ایک دبلا پتلا اور گھنی مونچھوں والا دراز قد آدمی ٹھہرا ہوا ہے۔ تم لوگ اس کے ساتھ ساحل سمندر کے کسی ریسٹورانٹ میں بھی گئے تھے۔ کون ہے یہ شخص؟ وہ میرا سالہ سندر ہے، جامی نے بتایا۔ ہماری وجہ سے وہ بھی سخت پریشان ہے، اسی کی کوششوں سے میں تمہارے لیے رقم کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وہ مچھل سالہ سندر بھی اس معاملے سے واقف ہو چکا ہے؟ سندر ہمارا اپنا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ ہے، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ سندر تمہارا اپنا ہے یا پرایا؟ مگر میں کسی بھی اجنبی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ جب تک میری رقم مجھے نہیں مل جاتی، سندر تمہارے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، میں سمجھ رہا ہوں، جامی نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں سندر کو ہدایت کر دوں گا کہ وہ نومی کی واپسی تک گھر کے اندر ہی رہے۔ تمہارے اس لمبو سالے کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ تمہاری ہدایات پر عمل کرے، اس شخص نے خطرناک انداز میں کہا۔ اگر اس نے گھر سے باہر قدم نکالا تو میرے بندوں کی چلائی ہوئی ایک اندھی گولی اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے گی۔ نہیں نہیں، تم اس انداز میں مت سوچو، جامی نے اضطراری لہجے میں کہا۔ میں سندر کو اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ اگر وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے تو اچھا ہے، اغوا خان نے کہا۔ میں اس مرحلے پر کوئی رسک نہیں لے سکتا، بندہ پھڑکانا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ نومی سے ہماری بات، جامی نے کچھ کہنا چاہا، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ نومی سے اس وقت تمہاری بات کراؤں گا جب رقم تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میں 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے لائن کاٹ دی۔ اس کمینے نے تو ہمارے اٹھنے چلنے پھرنے پر بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے، فوزیہ نے برہمی سے کہا۔ بڑی چوکس اور مسلح نگاہ ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میری وجہ سے ڈاکٹر سکندر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، گویا اس کے کروڑ ڈوب گئے، لہٰذا وہ کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہیے، ہماری جانب سے کوئی ایسا عمل سامنے نہیں آنا چاہیے جس سے وہ بھڑک اٹھے اور نومی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ میں سندر کو اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ جب تک نومی صحیح سلامت گھر واپس نہیں آ جاتا، وہ بنگلے سے باہر نکلنا تو ایک طرف رہا، وہ گیٹ کی طرف بھی نہ جائے، فوزیہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں اس مردود کے مسلح افراد کیا سمجھیں اور کسی غلط فہمی میں آ کر وہ سندر پر فائل نہ کھول دیں۔ 9 بجنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، جامی نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آپ سندر کو جگا دیں، ولی بھائی کا بندہ آنے ہی والا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سندر کو جگاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے فوزیہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ٹھیک 9 بجے بیرونی گیٹ والی گھنٹی بج اٹھی۔ ڈاکٹر جامی خود گیٹ پر پہنچا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، اس شخص کے ہاتھ میں ایک سیاہ بیگ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے جامی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
مجھے ولی بھائی نے بھیجا ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر جامی ہیں؟ ہاں، میں ہی ڈاکٹر جامی ہوں، جامی نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ اندر آ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جامی اور وہ بیگ بردار شخص ڈرائنگ روم کے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جامی نے فوزیہ سے چائے ناشتہ لانے کے لیے کہا تو اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ آپ دونوں گاڑیوں کے کاغذات مجھے دیں تو میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اوکے، میں گاڑیوں کے کاغذات والی فائلیں لے کر آتا ہوں، ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر سندر صاحب بھی ہوں گے، اس شخص نے کہا۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ولی بھائی کی ہدایت ہے کہ کاغذات اور رقم کا تبادلہ سندر صاحب کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ سندر واش روم میں ہے، فوزیہ نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یہاں ہوگا۔ اس شخص نے اطمینان بھرے انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ چاروں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ جامی نے گاڑیوں کے کاغذات والی فائلیں اس بندے کو تھما دیں۔ اس نے مختلف کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر مطمئن ہو کر وہ فائلیں سینٹر ٹیبل پر رکھ دیں، پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے کالے بیگ کو جامی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، اس بیگ کے اندر پورے 40 لاکھ روپے ہیں، 1000 روپے والے استعمال شدہ نوٹوں کے 40 پیکٹ۔ آپ گن کر اپنا اطمینان کر لیں تو میں جاؤں۔ جامی نے وہ بیگ سندر کی سمت کھسکا دیا اور کہا، تم گن لو سندر۔ سندر نے اس کالے بیگ کو سینٹر ٹیبل پر ڈھیر کر دیا، پھر ایک ایک گڈی کو گھما پھرا کر دیکھنے کے بعد وہ بیگ میں رکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کاؤنٹنگ بھی کرتا جا رہا تھا۔ جب 40 کے 40 پیکٹ دوبارہ بیگ کے اندر پہنچ گئے تو اس نے کہا، بھائی جان، رقم پوری ہے۔ وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اب میں چلوں گا۔ سندر نے کہا، چلیں، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں سندر، تم ادھر ہی بیٹھو، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، انہیں میں سی آف کر دیتا ہوں۔ سندر نے الجھن زدہ نظر سے اپنے دولہا بھائی کو دیکھا اور پھر اس نے فوزیہ سے پوچھا، آپا، دولہا بھائی نے مجھے گیٹ کی طرف جانے سے کیوں منع کر دیا؟ فوزیہ نے مختصر مگر جامع الفاظ میں سندر کو اغوا کار کی صبح والی کال کے بارے میں بتایا اور پھر کہا، اس کمینے کو شک ہے کہ تم کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دو، اس لیے جب تک نومی واپس نہیں آ جاتا تمہیں گھر کے اندرونی حصے ہی میں رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، سندر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اسی وقت جامی بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ سندر نے کہا، بھائی جان، جو 10 لاکھ آپ بینک میں سے نکلوا کر لائے تھے وہ بھی اسی بیگ میں رکھ دیں، ساری رقم ایک ہی جگہ رہے تو اچھا ہے۔ گڈ آئیڈیا، جامی نے سراہنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، میری بڑی خواہش تھی کہ جب آپ اغوا کار کو رقم دینے جائیں تو میں مورل سپورٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں، سندر نے حسرتناک لہجے میں کہا، لیکن اس بدبخت نے تو میرے گھر میں نظر بندی کے احکام صادر کر دیے ہیں۔ یہ جرائم پیشہ لوگ دماغ کے خاصے ٹیڑھے ہوتے ہیں، جامی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ انہیں ان کی سوچ کے خلاف کوئی بات سمجھانا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جب تک نومی بحفاظت واپس نہیں آ جاتا ہمیں اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی جان، سندر نے خیال افروز لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، وہ بندہ دوبارہ کب فون کرے گا؟ اس کی کال لگ بھگ 8 بجے آئی تھی، جامی نے بتایا، اور اس نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ فون کرے گا۔ کم و بیش 10 بجے اس کا فون آ سکتا ہے۔ 10 بجنے میں 15-20 منٹ باقی ہیں، فوزیہ نے کہا۔ سندر، جب تک تم ناشتہ کر لو۔ جی آپا، یہ ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ 10:10 پر اغوا کار کی کال آ گئی۔ وہ تینوں اس وقت فوزیہ والے بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔ انجانے نمبر دیکھ کر جامی چونک جاتا تھا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے سیل فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اسپیکر سے اغوا کار کی آواز سنائی دی، ہیلو ڈاکٹر، کیسے ہو؟ پہلے تم اپنے بچے سے بات کر لو، باقی باتیں بعد میں۔ مما، پاپا، نومی کی آواز ابھری، آپ لوگ ٹھیک ہیں نا؟ جانو، ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، فوزیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ سناؤ، رات کیسی گزری؟ اچھی گزری ہے مما، میں نے ناشتہ بھی کر لیا ہے، نومی نے بتایا۔ یہ انکل کہہ رہے تھے کہ آج کا لنچ میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میرے بچے، جامی نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا۔ میں نے اس بندے کا مطالبہ پورا کرنے کا بندوبست کر لیا ہے، آپ فکر نہیں کرو، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ نومی، میں آپ کا ماموں سندر،
सुंदर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। आप घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मामू, नोमी ने कहा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊँगा, सुंदर ने कहा। बस एक बार तुम घर आ जाओ। इस ज़राफ़े की नस्ल को चुप कराओ डॉक्टर, अकवकार की आवाज़ से बरहमी टपक रही थी। अगर ये लम्ढेंग मुच्छल दोबारा हमारी गुफ्तगू के बीच बोला तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, अब सुंदर एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, जामी ने अगवाकार से कहा और साथ ही अपने होठों पर उंगली रखकर सुंदर को खामोश रहने का इशारा भी कर दिया। तो तुमने रकम का बंदोबस्त कर लिया? अगवाकार ने पूछा। हाँ, रकम का इंतज़ाम हो गया है। पूरे 50 लाख है ना? पूरे हैं, तुम बेफिक्र रहो, जामी ने कहा। मैं फेयर काम करता हूँ। 1000 वाले इस्तेमाल शुदा नोटों के 50 पैकेट हैं ना? अगवाकार ने तस्दीक तलब अंदाज में सवाल किया। बिल्कुल, जामी ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारे मुतालबे के एन मुताबिक रकम का बंदोबस्त किया है। शाबाश, वो सताइशी अंदाज में बोला। देखो, मैं तुम्हारा मुतालबा पूरा कर रहा हूँ, जामी ने गहरी संजीदगी से कहा। लिहाजा तुम भी अपने मामले में दयानतदार रहना। फिक्र ना करो डॉक्टर, वो तसल्ली आमेज लहजे में बोला। मैं ज़बान का पक्का हूँ, जब तुम 50 लाख मेरे हवाले करोगे, इसके ठीक 10 मिनट के बाद बच्चा तुम्हारे पास होगा। एक वादा और भी करो, जामी ने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। कैसा वादा? उसने चौंके हुए लहजे में पूछा। आज के बाद तुम मुझे या मेरी फैमिली को कभी तंग नहीं करोगे, जामी ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। फिक्र न करो, मैं आज के बाद तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भूल जाऊंगा, वो ठोस लहजे में बोला। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि मुझे और इस वाक़ये को फरामोश कर दो और कभी गलती से भी किसी से इसका जिक्र नहीं करना। मैं ऐसा ही करूँगा, डॉक्टर जामी ने किसी मामूल के मानिंद कहा। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगवाकार ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैंने तुम्हें 3-4 शॉपिंग बैग संभालने को कहा था। हाँ, वो बैग महफूज हैं, जामी ने जवाब दिया। बताओ, इनका क्या करना है? तुम्हारे पास जो नोटों की 50 गड्डियाँ हैं, इनकी 2 ढेरियाँ बना लो, उसने कहा। हर ढेरी को अच्छी तरह किसी कपड़े, चादर या दुपट्टे में लपेटकर एक शॉपिंग बैग में रख लो और फिर इस बैग को डबल कर लो। इस तरह तुम्हारे पास डबल बैग वाली 2 थैलियाँ बन जाएंगी, जो दूर से ऐसी ही दिखाई देंगी जैसे तुम कोई सौदा सलफ लेकर जा रहे हो। मेरी बात समझ गए हो ना? बिल्कुल समझ गया हूँ, जामी ने जवाब दिया। बैग को तुमने डबल इसलिए कराया है कि इनकी गिरफ्त मजबूत रहे और बाहर से ये भी अंदाज़ा ना हो कि इन बैग्स के अंदर किस नौइयत का सौदा भरा हुआ है। हाँ, मेरा यही मकसद है, उसने सरसरी अंदाज में कहा। और अपना मोबाइल अच्छी तरह चार्ज कर लो। तुम्हें ठीक 11:30 बजे घर से निकलना है, इन 2 बैग्स के साथ। ओके, ठीक है, जामी ने कहा। अब मैं ठीक 11:30 बजे फ़ोन करके तुम्हें मज़ीद हिदायत दूंगा, उसने बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा। और अपने इस मुच्छल साले आधे घरवाले को अच्छी तरह समझा देना कि घर के अंदर चुपचाप तमीज़ के साथ बैठा रहे। अगर इसने मेरा साला बनने की कोशिश की तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। इससे पहले कि जामी इसके बाद के जवाब में कुछ कहता, उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। जामी ने सेल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और सुंदर की मदद से अगवाकार की हिदायत के मुताबिक 25-25 लाख मालियत के 2 बैग तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। 10-15 मिनट की कोशिश के बाद मतलूबा बैग तैयार थे। इन बैग्स को बाहर से देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इनके अंदर भारी मालियत की करेंसी भरी हुई है। वो दिखने में वाक़ियतन सौदे से भरे हुए शॉपिंग बैग्स ही नज़र आते थे। ठीक 11:30 बजे अगवाकार का फ़ोन आ गया। उसने पूछा, डॉक्टर, आप रेडी हो? जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, वो जल्दी से बोला। ठीक है, तुम रकम वाले दोनों बैग्स उठाकर घर से निकल जाओ, उसने हिदायत दी। तुम्हारी गली के इख्तिताम पर रक्षा खड़े रहते हैं, कभी कभी कोई टैक्सी भी नज़र आ जाती है, लेकिन तुम रक्षे ही में बैठोगे, ठीक है? जी, समझ गया, जामी ने कहा। रक्षे वाले को कहाँ जाने के लिए कहना है? नेटी जेटी। समझो मैं नेटी जेटी पहुँच गया, जामी ने कहा। इसके बाद क्या करना है? मैं ऐसे नहीं समझ सकता डॉक्टर, वो तंजिया लहजे में बोला। जब तुम नेटी जेटी पहुँचकर रक्षे को छोड़ दोगे तब मैं समझूंगा कि तुम पहुँच गए हो। इसके बाद क्या करना है ये मैं जब ही बताऊंगा। ओके, मैं घर से निकल रहा हूँ, जामी ने कहा। फिर उसने फौजिया और सुंदर को खुदाफिज कहा और नोटों से भरे वो दोनों शॉपिंग बैग्स उठाकर
नौमी की बाजियाबी के सफ़र पर रवाना हो गया। जामी को इस बात में कोई शक नहीं था कि अगवाकार का कोई ख़ास बंदा उसकी निगरानी कर रहा था, और वह ऐसा सोचने में हक बजानिब भी था, क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगवाकार ने कदम कदम पर यह साबित किया था कि इसके मुस्तैद मुसल्लह बंदे इसके घर की कड़ी निगरानी कर रहे थे। जामी को यह भी यकीन था कि इस वक्त भी अगवाकार का कोई बंदा उसके ताक़ुब में होगा। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो वहां सिर्फ एक ही रक्षा खड़ा था। वो रक्षे के करीब पहुंचा और रक्षे वाले से पूछा, नेटी जेटी चलोगे? बैठे साहब, ज़रूर चलूँगा, रक्षे वाले ने बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया। जामी किराए की बात किए बगैर रक्षे के अंदर बैठ गया और रक्षा स्टार्ट होकर नेटी जेटी की जानिब रवाना हो गया। जामी घर से रवाना होते वक्त सुंदर और फौजिया को सख्ती से ताकीद कराया था कि इस दौरान में कोई उसे कॉल नहीं करेगा। जो भी सिचुएशन होगी वो खुद इन्हें आगाह करेगा। ये एहतियात जामी ने इसलिए भी इख्तियार की थी कि वो अपने सेल फ़ोन को बिल्कुल फ्री रखना चाहता था। अगवाकार की कॉल किसी भी वक्त आ सकती थी और वो नहीं चाहता था कि अगवाकार को उसका फ़ोन बिजी मिले। वो घर से नेटी जेटी पहुंचने तक मुसलसल नौमी के बारे ही में सोचता रहा था। नौमी इसकी तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ था। इसके अगवा ने डॉक्टर जामी को अंदर बाहर से तोड़ कर रख दिया था। ये सारी मुसीबत डॉक्टर पर इसलिए आई थी कि उसने डॉक्टर सिकंदर और उसकी फैमिली को इस मुल्क से फ़रार करवाकर अपनी दानिश में एक नेक काम किया था, और अमले साले पर इंसान को कभी पछतावा नहीं होता। नेटी जेटी के पुल पर पहुंचकर उसने रक्षे वाले को मुंह मांगा किराया देकर फारिग कर दिया और पुल की रेलिंग के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे इसके सेल फोन की घंटी बज उठी। नंबर इस मर्तबा भी अनजाना ही था। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली और इज़्तिरारी लहजे में कहा, हेलो, मैं नेटी जेटी पहुँच गया हूँ। मुझे भी नज़र आ रहा है कि तुम पहुँच गए हो, इस शख्स ने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा। जामी ने हैरत भरे लहजे में पूछा, क्या तुम कहीं मेरे करीब ही हो? मैं तुम्हारा साया बना हुआ हूँ, अगवाकार ने ड्रामाई अंदाज में कहा, और हर लम्हा मेरी नज़र तुम पर है। मैं तुम्हारी मतलूबा रकम ले आया हूँ, जामी ने कहा। अपने पैसे लो और मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। ट्रकों के अड्डे के साथ ही एक नशेबी रास्ता स्टेडियम की तरफ आ रहा है, उसने कहा, जहाँ बहुत सारे गोदाम बने हुए हैं। हाँ, मैंने ये सारा इलाका देखा हुआ है, जामी ने कहा। बस इसी रास्ते पर चलते हुए स्टेडियम से थोड़ा आगे निकल आओ, अगवाकार ने हिदायत दी। बस जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें सामने से मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आते नजर आएंगे। इन दोनों ने हेलमेट पहन रखे होंगे। वो मोटरसाइकिल तुम्हारे करीब रुकेगी। पीछे बैठा हुआ शख्स हेलमेट उतार कर तुमसे कहेगा, डॉक्टर, मैं बहुत बीमार हूँ, आप जो दवाइयाँ लाए हैं वो मेरे हवाले कर दें। बस तुम ये दोनों रकम वाले बैग्स मेरे इस बंदे के हवाले कर देना। और मेरा बेटा? जामी ने जज्बात से मखलूब आवाज़ में पूछा। मेरे दोनों बंदे वो बैग लेकर तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाएंगे, अगवाकार ने बताया। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मिनट में नोटों की गिनती कर लेंगे। बस इसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो क्या मैं वहीं खड़े होकर अपने बेटे का इंतज़ार करूं? जामी ने पूछा। बिल्कुल, तुम्हें 10 मिनट तक उधर ही रुकना होगा, अगवाकार ने हतमी लहजे में कहा। चलो अब टारगेट की जानिब बढ़ना शुरू कर दो। जामी के पास अगवाकार की हिदायत पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो गर्दन झुकाकर बोझल कदमों के साथ इस सिमत चल पड़ा जहां अगवाकार ने जाने को कहा था। वो इस इलाके में पहले भी कई मरतबा आ चुका था। किसी ज़माने में उसका एक दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। उसका गोदाम भी स्टेडियम के बिल्कुल करीब ही था। जामी कभी कभार अपने इस बिजनेसमैन दोस्त से मिलने चला आता था। अब काफ़ी अरसे से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जामी जैसे ही स्टेडियम से आगे निकला, सामने से 2 हेलमेट बरदार मोटरसाइकिल सवार आते दिखाई दिए। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा अगवाकार ने बयान किया था। मोटरसाइकिल जामी के करीब आकर रुकी। पीछे बैठे हुए शख्स ने हेलमेट उतारा और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर, मैं बहुत बीमार हूँ, आप जो दवाइयाँ लाए हैं वो मेरे हवाले कर दें। डॉक्टर जामी ने बिला चूहों चरा वो दोनों बैग इस शख्स को थमा दिए। उसने दोबारा हेलमेट पहना और मोटरसाइकिल हरकत में आ गई। फिर ये जा और वो जा। जामी बुत बना वहीं खड़ा रह गया। वो इसके सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता था।
موٹر سائیکل سواروں کو گئے 1 یا 2 منٹ ہوئے ہوں گے کہ جامی کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسکرین پر اس کے گھر کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ یقیناً یہ فون فوزیہ نے کیا ہوگا۔ اسے فوزیہ پر غصہ بھی آیا کہ جب وہ سختی سے منع کر کے آیا تھا کہ اسے فون نہیں کرنا تو فوزیہ ایسی کوشش کیوں کر رہی تھی۔ اس نے لائن کاٹ دی۔ اسے اغوا کار کی کال کا انتظار تھا اور اس کے لیے فون کو فری رکھنا بے حد ضروری تھا۔ اگلے ہی لمحے فوزیہ کی کال دوبارہ آنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر لائن کاٹ دی۔ پھر سندر کے نمبر سے کال آنے لگی۔ اب جامی کو تشویش نے آ گھیرا۔ وہ دونوں جس تواتر سے اسے کال کر رہے تھے، اس کا مطلب یہی تھا کہ گھر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے فوزیہ کو فون کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اغوا کار کی کال آ گئی۔ جامی نے فوراً اس کی کال اٹینڈ کر لی اور اضطراری لہجے میں استفسار کیا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کمال ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تمہارا بیٹا تم تک پہنچا نہیں؟ نہیں، جامی کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ اپنے گھر فون کرو فوراً، اغوا کار نے تیز لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ اسی لمحے گھر سے فوزیہ کی کال آنے لگی۔ اس مرتبہ اس نے فون اٹینڈ کر لیا اور خفگی آمیز لہجے میں بولا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے فون نہیں کرنا۔ جامی، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ اس کی بات کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، میں نیٹی جیٹی کے پل پر کھڑا ہوں، آپ فوراً گھر آ جائیں۔ فوزیہ کی آواز خوشی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ نومی گھر پہنچ گیا ہے۔ کیا؟ جامی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جامی، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، ابھی چند منٹ پہلے ایک گاڑی اسے گھر کے دروازے پر اتار گئی ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو لیں نومی سے بات کر لیں۔ ہیلو پاپا، نومی کی مانوس آواز جامی کی سماعت سے ٹکرائی۔ نومی آپ ٹھیک ہو نا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی پاپا، میں گھر آ گیا ہوں، نومی نے بتایا۔ اب آپ بھی فوراً گھر پہنچ جائیں، ہم سب لوگ لنچ پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی گندے انکل کا مطالبہ پورا کیا، ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں آ رہا ہوں میری جان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ فرط جذبات سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں وہ مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس کی کرم نوازی سے اس کا لخت جگر صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ نومی کی واپسی کے سامنے اسے 50 لاکھ کے جانے کا ذرا بھی ملال نہیں تھا۔ اس واقعے کے لگ بھگ 1 ماہ بعد 2 پولیس والے ڈاکٹر جامی کے گھر اس سے ملنے آئے۔ ان میں ایک سب انسپکٹر اور دوسرا انسپکٹر لیول کا پولیس اہلکار تھا۔ جامی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پولیس والوں کی اس کے گھر میں آمد کا مقصد کیا تھا، تاہم اس نے دونوں پولیس والوں کو عزت و احترام کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ فوزیہ بھی وہیں موجود تھی۔ انسپکٹر نے جامی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر میں چاہتا تو آپ دونوں میاں بیوی کو پوچھ تاچھ کے لیے تھانے بھی بلا سکتا تھا، لیکن آپ اس معاشرے کے معزز شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے میں خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی ہے جناب، جامی نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس سلسلے میں ہم سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ نومی آپ کا بیٹا ہے نا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی بالکل، جامی نے جواب دیا۔ کم و بیش 1 ماہ پہلے آپ کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا؟ انسپکٹر نے باری باری دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ جامی نے اپنی بیوی کی طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا جواب دوں۔ جامی کے گریز کو دیکھتے ہوئے انسپکٹر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، امید ہے کہ آپ مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں گے، تعاون کرنے میں آپ ہی کا بھلا ہے، ورنہ قانون کی نظر سے حقائق کو چھپا کر آپ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ڈاکٹر نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جی یہ درست ہے کہ نومی کو 1 ماہ پہلے اغوا کر لیا گیا تھا اور آپ نے اغوا کار کو 50 لاکھ کا تاوان ادا کر کے اپنے بیٹے کو چھڑایا تھا۔ انسپکٹر بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جس کے لیے آپ کو اپنی دونوں گاڑیاں فروخت کرنا پڑی تھیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جامی ندامت آمیز لہجے میں بولا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے اغوا کے بارے میں پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ انسپکٹر نے تیکھے لہجے میں کہا، آپ جیسے ایک معزز پیشہ شخص سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی۔ غلطی ہو گئی انسپکٹر صاحب، پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، جامی نے کہا، لیکن یہ تو بتائیں کہ کڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت
क्यों पेश आ गई? आप एक शरीफ नफ्स इंसान हैं डॉक्टर साहब, इसीलिए आपने फ़ौरन अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। इंस्पेक्टर ने सताइशी नज़र से जामी की तरफ देखते हुए कहा, और जहाँ तक गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला है तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पहले 2 बातें मैडम से हो जाएं। फिर इंस्पेक्टर फौजिया की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, मैडम, आपका एक भाई है सुंदर, क्या वो इस वक्त घर में है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, फौजिया ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, सुंदर तो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है। पाकिस्तान से बाहर? कहाँ? इंस्पेक्टर ने पूछा। दुबई, फौजिया ने बताया। वो कब गया है दुबई? कोई 1 माह पहले। नोमी के अगवा से पहले या बाद में? बाद में। जब नोमी वापस आया इसके 1-2 दिन बाद, फौजिया ने जवाब दिया। क्या दुबई में सुंदर की कोई जॉब है? इंस्पेक्टर की कुरेद जारी थी। नहीं, वो ठेपी का काम करता है, फौजिया ने बताया। वो अक्सर दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक जाता रहता है। गुड, इंस्पेक्टर ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। फिर पूछा, इस मरतबा सुंदर दुबई क्या लेने गया है? लैपटॉप्स, फौजिया ने जवाब दिया। 1 लैपटॉप वो नोमी के लिए भी लाएगा। आखिरी मरतबा आपकी सुंदर से कब बात हुई थी? 10-12 दिन पहले, फौजिया ने कहा। लेकिन आप सुंदर के बारे में इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? वो खैरियत से तो है ना? इंस्पेक्टर साहब, सुंदर कहीं स्मगलिंग के चक्कर में तो नहीं पकड़ा गया? जामी ने सर में उठने वाले खदशे को अल्फाज का रूप दे डाला। इस बात का फैसला आप लोगों को खुद ही करना होगा, इंस्पेक्टर ने जुमाइनी अंदाज में कहा। मेरे पास एक मुनफरिद किस्म की रिकॉर्डिंग है, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। फिर इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम को वो साउंड बाइट्स सुनाओ। सब इंस्पेक्टर ने अपने मोबाइल के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की, फिर वॉल्यूम फुल करके सेल फोन सेंटर टेबल पर रख दिया। अगले ही लम्हे इस सेल फोन के स्पीकर से सुंदर की शकस्ता आवाज़ उभरी, आपा, मैंने डॉक्टर सिकंदर के बारे में आपकी और दूल्हा भाई की गुफ्तगू सुन ली थी। वहीं से मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैं जानता हूँ दूल्हा भाई मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझसे नफरत करते हैं। मैंने इन्हें सबक सिखाने के लिए नोमी के अगवा का मंसूबा बना लिया। वली भाई मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और जो रकम वली भाई ने दी वो सब नकली नोट थे। बस गड्डी के ऊपर और नीचे एक एक असली नोट लगा हुआ था। आपा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये झूठ है, बकवास है, फौजिया गुस्से से बोली। किसी ने मेरे सुंदर वीरा को फंसाने की कोशिश की है। मैडम, आपने आवाज़ नहीं पहचानी? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये सुंदर ही की आवाज़ है ना? आवाज़ तो उसी की है, मगर मुझे यकीन है कि ये किसी ने इसके खिलाफ गहरी साजिश की है, वो तेज के आलम में बोली। मेरा सुंदर वीर ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने तो नोमी की रिहाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैडम, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कानून की नज़र में किसी भी मरने वाले का आखिरी बयान बहुत अहम होता है, इंस्पेक्टर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि ज़िंदगी की आखिरी सांसों में कोई भी शख्स झूठ नहीं बोलता। तो क्या सुंदर मर चुका है? डॉक्टर जामी ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। हाय मेरा सुंदर वीरा, फौजिया गश खाकर गिर गई। जामी जल्दी से इसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। इसी वक्त नोमी भी वहाँ आ गया। माँ की हालत देखकर वो रोने लगा। इंस्पेक्टर की आवाज़ जामी की समात में जहर घोल रही थी। 2 रोज़ पहले पुलिस ने एक जुर्म पेशा गिरोह के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस गिरोह के अफराद अगवा, बराए तावान, चोरी, डकैती और भत्ताखोरी में मुलविस थे। ज़बरदस्त मारामारी के बाद 3 जुर्म पेशा अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक को जिंदा पकड़ लिया गया, जबकि 5वें को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसने अपना आखिरी बयान एतराफ़ जुर्म रिकॉर्ड कराया। ये शख्स सुंदर वीरा था। जिंदा गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम वली भाई मालूम हुआ। वली भाई से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में इंस्पेक्टर इस वक्त डॉक्टर जामी के घर में बैठा हुआ था। फौजिया को संभालने के दौरान में डॉक्टर जामी मुसलसल खुद कलामी किए जा रहा था। मैं गलत नहीं था। सुंदर के बारे में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। कुत्ते की दुम को चाहे 100 साल तक शीशे की नलकी में डाल कर रखें, जब भी बाहर निकालें वो टेढ़ी ही निकलेगी।